अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं। वेलकम टू ऑल ऑडियो नोवेल बुक पार्ट 8 के साथ हम हाजिर हैं। नॉवल तेरी सितमगरी के पार्ट 8 के साथ हम हाजिर हैं। जैसा कि हमने कहा था रोज़ अपलोड होगी, तो हम रोज़ अपलोड करेंगे। चलें, नॉवल तेरी सितमगरी बाय अबीहा अली शाह पार्ट 8 को रीड आउट करते हैं। आई होप कि आपको नावल पसंद आएगा और हमें भी। आगा जान, आप ही नज़र नहीं आती मुझे। वो तो रूम से बाहर ही नहीं निकलती। वो इनके पास बेड पर बैठती, कब से बातें कर रही थी। होगी अपने कमरे में, लेकिन आप इससे दूर ही रहो तो अच्छा है मेरी बच्ची। वो फिक्रमंद से समीना बेगम की फितरत को भांपते हुए कहने लगे थे। लेकिन क्यों आगा जान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो आप इसे मोहब्बत करते हैं, फिर आप मुझे इससे दूर रहने का क्यों कह रहे हैं? वो उलझ कर रह गई थी। इसलिए तो कह रहा हूँ, इसकी माँ को तुम दोनों इकट्ठी बैठी भी नजर आ गई ना, तो वो तुम्हारे साथ कुछ कर डालेगी। वो इसे बहला तो रहे थे, लेकिन वो खुद बहुत परेशान थे, क्योंकि मिनाल जो हर रोज़ इनको दवाई देकर जाती, इनसे अपने दिल का हाल बयान करती, इनकी सुनती, लेकिन वो दूसरा दिन इसको देख नहीं पा रहे थे। वो इसके कमरे में जाने का सोच ही रहे थे जब रुशनाल इनके कमरे में आया। आगा जान अस्सलाम वालेकुम। रुशनाल ने पहले इनके कमरे में डोर को पुश करके इजाज़त चाही थी और फिर इनको सलाम किया था। वालेकुम सलाम, दोनों दादा पोती ने इकट्ठे कहा था। वो झुककर आगा जान को मिलने की कोशिश में वो रुशनाल के करीब आ गया था। अच्छा जी, दोनों दादा पोती के दरमियान का राज और न्याज हो रहे थे। रुशनाल ने आगा जान से कुछ फासले पर बैठे रुशनाल पर भरपूर नज़र डालते हुए कहा था और इससे झुककर मिलने लगा। इसको अपने करीब और इसकी मर्दाना वजाहत देखकर रुशनाल की सांस मुट्ठी में आ गई थी। क्लून की महक इसे अपने हवासों में छाई हुई महसूस हुई थी। इसने उठना चाहा जब रुशनाल पीछे हो गया था। इसने सुकून की सांस ली। वो अच्छी खासी पीछे तकरीबन बेड के कोने पर जा टिकी थी ताकि रुशनाल बैठ सके। रुशनाल इसका झिझकना और शर्माना महसूस कर रहा था। इसके गाल बहुत ज़्यादा रेड हो रहे थे। वो नहायत ही दिलचस्पी से इसे देखने लगा था। वो मुझे भूल गया था, अम्मी कह रही हैं खाना खा लें आप दोनों नीचे आकर। वो टेबल लगा रही हैं। इसने तहमीना बेगम का पैगाम इसे दिया था। नहीं पुत्र, पहले तो मैं नमाज अदा करूँगा, फिर नीचे आऊँगा। तुम दोनों जाओ, मैं 20 मिनट तक आता हूँ नमाज पढ़कर, मैं बाद में खा लूँगा। उन्होंने फ़िलहाल इनकार कर दिया था। आगा जान, कोई बात नहीं है, मैं आपको खाना यहीं दे जाऊँगी, आप बेशक नीचे ना आए। रुशनाल कुछ जवाब देता ही कि वो पहले ही बोल पड़ी थी। इसे पता था आगा जान ज़्यादा ऊपर नीचे आ नहीं सकते थे। ये की ना समझदारी वाली बात मेरा पुत्र। वो हंसकर रुशनाल को देखकर कहते इसका सर तपकते वजू करने के लिए चले गए, जबकि रुशनाल झिनक कर रह गई थी। अगर शर्मा लिया हो तो चले नीचे। वो जो अपने हाथों को देखकर सर झुकाकर शर्मा रही थी, वो इसे देखता टोके बिना न रह सका था। अच्छा, तो तुम मुझसे शर्माने तो तुम्हारा क्या जाता है? इसकी बात सुनकर रुशनाल जल्दी से उठने लगी जब वो झुककर इसके कंधे पर हाथ रख गया था। ये तुम रात को छुपती क्यों फिरती हो मुझसे? रुशनाल ने इसकी आंखों में देखकर आहिस्तगी से कहा था। जी क्या मतलब? वो ना समझी से इस पर एक नज़र इसे देखते सहम कर बोली थी। मतलब सोचम, अच्छी बीवियों की तरह आज रात रूम में आ जाना, नहीं तो मैं अपने बुरे शोहरों की तरह तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा। वो इसे पिछले 2 दिन से अपने रूम में सोने का हवाला देता हुआ बोला। वो इंतज़ार करता, मगर वो आई नहीं। वो जब भी इसके कमरे में जाता तो इसका रूम लॉक्ड मिलता था, इसलिए वो आज इसे तनकीद कर रहा था। वो नीचे जाना है ना, प्लीज़ मुझे जाने दें। वो इसका एहसार अपने इर्द गिर्द महसूस करती घबरा कर बोली थी। ओके जाओ, लेकिन आज रात हमारे रूम में ना आई तो मैं बुरा पेश आऊँगा। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ आप मुझसे छुपती फिर रही हैं, और मुझसे बर्दाश्त नहीं कि आप यूँ मुझसे दूर दूर रहकर मेरे गज़ब को दावा दें। इसलिए आज आखिरी दफ़ा वार्न कर रहा हूँ, आज से मेरे रूम में आना है तो आना है। अब जाओ शाबाश। वो इसको सांस रोके बगैर बैठे देखकर हाथ इसके कंधे से हटा गया था। इसके हाथ हटाने की देर थी जब वो भागकर बाहर निकली थी कि वो फिर से न पकड़ ले। रुशनाल इसकी स्पीड देखकर सर झटक कर मुस्कुराता इसके पीछे निकला था। समीना बेगम अपना और मिनाल का खाना निकाल कर ऊपर ले जा रही थी। तहमीना बेगम इनको देखकर नफ़ी में सर झटकती सिर्फ अफसोस ही कर सकी थी, क्योंकि वो इतना अजीब मुंह बनाकर जा रही थी, ऐसा लगता था कि इनकी बहन ही कोई अजनबी औरत हो। वो इनके पास से गुजरती अशनाल के पास किचन में चली आई थी, जो सबको चाय देने के बाद बर्तन धो रही थी। अशनाल, तुम बस करो, मैं खुद कर लूँगी, रात काफ़ी होगी है, तुम सो जाओ जाके। तहमीना बेगम ने इसे काफ़ी रात होते देख कर कहा था। नहीं बड़ी अम्मी, कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सा ही रह गया है, आप आराम करें। वैसे भी सारा दिन आपने ही काम किया है, आप थक गई होंगी। आज मैं दिन में सो रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए काम कर रही हूँ। इसने ही नहीं मुतमईन किया था। इसको इनकी फिक्र थी, क्योंकि सारा दिन वो काम करती रहती थी। वो इन्हें बेचकर फिर से काम करने लग पड़ी थी। वो काम कर रही थी जब इसे रुशनाल की धमकी याद आई। वो चिड़चिड़ी लेकर है कि इसका अंदाज बहुत सख्त था। इसे डर भी लगा था, क्योंकि वो जब चाय बना रही थी इसने आंखों ही आंखों में से कुछ याद करवाया था, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बन गई थी। लेकिन अब फिर से इसकी धमकी याद आई तो वो बेचैन सी हुई थी, मगर फिर वो हर सोच कर झटकती काम करके आज अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि इसे लगा रात हो गई होगी और वो सो गया होगा। वो अपने पहले वाले रूम में आई, जो इसका अपना रूम था।
इसे नहीं पता था कि वो इसको छोटी सी बात समझकर इग्नोर कर कितनी बड़ी गलती कर चुकी थी। वो अपने रूम में आई, हाथ मुंह धोकर लोशन वगैरह लगाया और नाइट सूट चेंज करके आकर एहतियात से डोर बंद किया। लॉक करने की याद ही नहीं रही इसे। वो वापस आती, बुक रेक से कुछ बुक्स उठाती, काउच पर बैठकर इनमें से एक किताब हिस्ट्रिक इन्फॉर्मेशन मुंतखब करके पढ़ने लगी। क्योंकि नींद तो इसे आ नहीं रही थी, इसलिए एक टॉपिक पढ़ा तो फिर दिलजमी से मतवज्जा हो चुकी थी। रोशनाल इसका इंतजार करते करते थक गया था। अब इसको शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा था। 11 बज गए थे, वो रूम में नहीं आई थी। वो सोच रहा था कि वो इसके ज़बत का इम्तिहान ले रही है, इसने इसकी बात नहीं मानी थी, यानी उसकी बात की कोई अहमियत नहीं थी। वो पिछले 1.5 घंटे से इसका वेट करते करते थक गया था। आखिर वो स्लीपर पहनता उठ खड़ा हुआ था, इससे हिसाब किताब करने जो कि जाने अनजाने इसके गुस्से को जगा चुकी थी। बस सीढ़ियों से नीचे उतरता इसके रूम की तरफ आया जो कि बंद था। इसने नॉक किया था। अशनाल जो बुक पढ़ रही थी, दरवाजा दस्तक की आवाज़ सुनकर इसकी सांसें हलक में आ गई थी। वह आराम से उतरती दरवाजे तक पहुंची थी कि वो आहिस्ता से लॉक कर देगी। वो समझे सो गई है और वापस चला जाएगा। वह बिना चप्पल के एड़ी उठाती बुक उठाए दरवाजे की तरफ आई थी और अशनाल के नॉक करने में अब शिद्दत आई थी। अशनाल बहुत सहमी हुई थी। वो हिम्मत करके सांस रोक के दरवाजे तक पहुंची ही थी। अभी इसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ ही रखा था कि दूसरी तरफ बाहर की जानिब से इसने जोर लगाकर अंदर खींचा था। अशनाल के हैंडल को जोर से दबाने से दरवाजा खुल गया था। दूसरी तरफ खड़ी अशनाल के कांपते हाथ से किताब जमीन पर गिरी थी। अशनाल को अपनी सांसें फना होती महसूस हो रही थी। इसके हाथ कांप रहे थे। इसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ था। वो कांपती हुई दरवाजे के पीछे पर्दे के पीछे पिलर की ऊंट में छुपी थी। धड़कने मुंतशिर, हाथ कांप रहे थे। दिल धड़ पसलियों से बाहर आने को बेताब हुआ था। अशनाल, इसकी एक आवाज़ पर इसे लगा ये इसकी आखिरी सांस है। इसकी नाफरमानी पर फक्त आखिरी सांस ली की सॉरी इसकी हिन्नी जैसी आंखों से आंसू भी बाहर निकल कर आने को बेताब हुए थे। रुशनाल वैसे तो समझ पाता कि वो कहाँ, लेकिन ज़मीन पर गिरी किताब इसकी आस गवाही की दलील थी। इसकी आंखों में पहले गुस्सा था। गुस्से से सरदमेरी इतनी जल्दी आई कि इसकी रंगत पर सुर्खी छा गई। वो ज़मीन से बुक उठाता हिलते हुए पिलर को हिलते हुए और क्या कहते हैं, पर्दे को, हो सकता है पिलर कब भी हिलते हैं, प्लास्टिक का है पिलर जो हिल रहा है। पर्दे को उठता देखता रह गया। वो कांप रही थी। वो अजीब सर्दमेरी से इसे देखने लग पड़ा था। गुस्सा कहीं दूर जा सोया था। तो क्या अब भी इससे डरती है? अशनाल इसके चेहरे के खुरदरे तासरात देखती, पिलर से हटती, दीवार को छोड़ती आहिस्ता से पीछे हुई थी। एक की निगाह में गिला तो दूसरे की निगाह में खौफ था। दोनों एक दूसरे के समझने से कासिर थे। एक का दिल बिल्कुल ज़ीरो की स्पीड से धड़क रहा था। न एहसास न जज्बा, बल्कि बिल्कुल जामिद एहसासात, बिल्कुल चेहरे की बेमहर। जबकि दूसरे फर्द का दिल जोरों की स्पीड पर था। खौफ, हिरास, अपनी नाफरमानी का डर। वो ऐसे खड़े थे जैसे इनका वास्ता ही ना हो। आखिर इस सना के मारे शख्स को होश आया था। इसने एक नज़र इस सहमी हिन्नी पर डाली और इसकी तरफ कदम बढ़ाया था, जो कि आंखें बंद और कांपते होठों से कोई विर्द कर रही थी। क्या कहा था बोलो मैंने? इसने धीमी संजीदा चाल चलते इसकी तरफ कदम बढ़ाया था। वो मैं। अशनाल से कोई बात नहीं बनी। इसकी सट सी आंखों से डरती वह मनमना कर रह गई थी। वो इस शख्स को बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी, जो पल में तोला और पल में माशा था। क्या वो लगा रखी है? क्या बकवास करके गया था मैं? मेरी वैल्यू क्या है तुम्हारी नज़र में? सीधा जवाब चाहिए मुझे अशनाल। वक्त वो सर्द लहजे में कहता है, कदम इसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला था। अशनाल की जान बिल्कुल मुट्ठी में आ गई थी। एक तो बगैर दुपट्टे के शख्स के सामने खड़ा होना इसे गुनाह लग रहा था। दूसरा, इसकी इतनी शदीद तासरात की तवक्का नहीं थी। वो सहमी चिड़िया की तरह गैर महसूस ही पीछे की तरफ हो रही थी। वो पीछे पीछे होती जा रही थी, जबकि अशनाल इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। आखिरकार वो सोफे पर जा गिरी। जवाब चाहिए मुझे मेरे सवाल का, मिसेस अशनाल। तासरात सख्त, हनूज सर्द आंखें इस पर जमी थी। आई थिंक मिसेस अशनाल। वो इस पर झुक कर हल्की सी गुराहट में बोला था। वो आया तो बहुत गुस्से में था, लेकिन मगर इसके नाजुक वजूद और मनमोहने रूप को देखता इसके इर्द गिर्द ख्वाबनाक सा तिलस्म खींचने लगा था। वो नाइट सूट पहने हुए इसको अपने हवासों में छाई हुई मालूम हुई थी। वो पहले की तरह शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस इसे अपनी छोटी सी गुड़िया लगी थी, जो बिना इजाज़त के इसके रूम में घुस आया करती थी। आज वो इस लिबास में कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। इसकी निगाहों में सर्दपन की जगह अब खमारी सी उतरने लगी थी। वो इसकी हिन्नी ज़दा आंखों में डूब सा गया था। वो भूल गया था कि वो अपनी बात के मुस्तरद हो जाने का सवाल जवाब करने आया था। इसका इतना अजीब रद्द-ए-अमल देखकर अशनाल ने मुँह के आगे हाथ रख लिया था। इसके पास से क्लून और सिगरेट की मखसूस महक आ रही थी। वो कांप रही थी, मगर इस सितमगर को कोई परवाह नहीं थी। मगर आज इतने दिनों बाद वो फिर से जालिम बना हुआ था। मुझे आपके रूम में नहीं जाना, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। वो पीछे को होती खौफ से भरपूर लहजे में बोली। और क्यों नहीं जाना? इसको बुरी तरह से डरा हुआ देखकर वो नरमी से बोला था। नहीं जाना तो बस जा। वो इसकी अब की बार फिर जिद्दी हुई थी। इसकी बात सुनकर अशनाल का सारा खुमार पल में उड़न छू हुआ था। इसका जवाब और इनकार सुनते आंखों में पहले से मजीद सख्ती आ गई थी। सारी बेताबी, सारा तिलिस्म इसके एक इनकार से टूटा था।
उठो। इसके लहजे में सख्ती और कतियत दोनों थी। अशनाल ये सुनकर वक्त की देर किए बगैर उठी थी। चलो, वो फिर से एक लफ्ज़ कहते पीछे हटा था। अशनाल ना समझी से इसे देखने लग पड़ी थी। अपने रूम में चलो मिसेस अशनाल, बहुत हो गया छुपन छुपाई का खेल। मगर अब नहीं, अब मैं अपने कमरे के अलावा कहीं जाता हुआ ना देखूं। समझ आई? मेरी बात आइंदा एहतियात रखना। कान खोल कर सुन लो। वो अपने इस नन्हे से दिमाग में भी ज़हन नशीन कर लो कि तुमने आइंदा मेरे ही रूम में रहना है। इसने बहुत ज़बत से कहा था क्योंकि वो मुसलसल इसका ज़बत आजमा रही थी। वो इसे ऐसा ही खड़ा देखकर बाजू से पकड़ता निकला था। वो इसे तकरीबन खींचते हुए अपने रूम में ले आया था और बेड पर बिठाया था और दूर हट गया था। वो इसके बेड पर बिठाने के साथ ही उठी थी। वो इसके तासरात बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। वो गुस्सा कंट्रोल करते आगे पीछे घूमने लगा था। जब वापस पलटकर इसकी तरफ देखा तो अपनी गलती का एहसास हुआ था। इसकी इस रूम में आते ही आंखें खाली हो चुकी थी। वो खाली खाली नजरों से कमरे को देख रही थी। इसकी आंखें वहशत से भरी हुई थी। वो पंखे, दबेज, फर्श, बेड को देख नहीं रही थी बल्कि घूर रही थी खामोश खाली निगाहों से। इसकी आंखों की वीरानी देख रुशनाल डर सा गया था। इशू, इसने हाथ से इसका चेहरा नरमी से पकड़ा था। वो सहम कर पीछे होगी जैसे इसे पहचान ना पा रही हो। इशू मेरी बात सुनो, क्या हुआ है? रुशनाल के सड़ते चेहरे के तासात इसके चेहरे को थपथपाते फिक्रमंदी में ढले थे। इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो इन्हीं वीरान आंखों से इसे देखती बेचैनी से उठ खड़ी हुई थी। वो उठकर सोफे पर बैठ गई। रुशनाल नहायत ही परेशानी से इसे देख रहा था जब फर्श पर खाली जगह को घूरती करेद रही थी। इशू यार, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? सॉरी यार, क्या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था? बहुत डांट दिया है तुम्हें? वो उठकर अब इसके पास सोफे पर इसके करीब बैठा नहायत ही फिक्रमंदी से पूछने लगा। वो जगह देख रहे हैं? वहाँ मैंने सुपरमैन को खोया था। इस रात मेरी जिंदगी की खौफनाक रात थी। वो वहाँ इस रात मैंने अपने मान को टूटते देखा था। इस रात लोग जीत गए थे, मनाल आप ही जीत गई थी, मैं हार गई थी सब कुछ। मैं शायद इस रूम में नहीं आ रही थी, मैं भूलना चाहती थी बल्कि भूल चुकी थी, लेकिन आपने याद करवा दिया। यहाँ मैं बदनसीब इसी जैसी रात की स्याही में सब कुछ खो दिया था। पता है, मेरा खानदान है ही वक्त का सिकंदर है। शायद बेहतरीन किस्मत लिखवा कर आया है, लेकिन मेरा मुकद्दर बुरा नहीं था। शायद मैं बुरी थी। वही कहते सिसक पड़ी थी, आंखों में मोटे मोटे आंसू निकल आए थे। तवज्जो से इसकी बात सुनकर रुशनाल वक्त का दिल पल के लिए धड़कना छोड़ गया था। इसके दिल चीर शिकवे पर वो साकित हुआ था। इसके हाथ से गैर इरादी तौर पर पीछे हटा लिया था। वो ये कैसे भूल गया कि औरत किसी चीज़ को भूल सकती है? जितना इसने दर्द दिया था वो भूलती तो किसी चीज़ को फरकान ने सही कहा था, औरत भूलती बिल्कुल भी नहीं है। इसने सोच लिया था कि इसे बहुत ही एहतियात से समेट कर रखेगा। इसकी ज़िंदगी में जो खला इसकी वजह से आया था वो इस खला को पुर करेगा। इशू सॉरी, प्लीज़ चुप हो जाओ। इसने जैसे अर्ज की और इसका रुख अपनी तरफ किया था। इसने इसे खुद में समेट लिया। वो आहिस्तगी से थपकने लगा था। वो इसके बालों को समेटता इसे अपनी गोद में खींच चुका था। इसके जुड़े उसे बाल जो इसके सहमने और डरने से आगे पीछे लगने से खुल चुके थे। वो आहिस्तगी से इन्हें समेटने लगा था। इसने बिला वजह गुस्सा किया था। इसे नहीं पता था कि वो इसके कमरे में आने से इतना डर क्यों रही है। वो इसके बहुत ही एहतियात से सहलाने की वजह से कुछ हद तक नॉर्मल हो गई थी। अब इसकी आंखों में रौनक कुछ हद तक बहाल हो गई थी। वो इसे नरमी से उठाया बेड पर ले आया और इसे बेड पर लेटाया था। इसके बेड की आई थिंक बैठ कर इसके सर पर हाथ रखे दीवानों की तरह इस पर झुककर इसको देखने लगा। इसके गाल पर इसके आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो झुककर इसके आंसुओं पर लपकता बेख्तियार हुआ था। वो हल्के से इसके साथ लेटने के अंदाज में बैठकर इसके गालों को सहला रहा था। एक बेख्तियार होता आंसू इसके गाल पर गिरा था। सॉरी हर चीज़ के लिए, हर सितम के लिए, हर डांट के लिए। वो दिल में मुखातिब हुआ था। आंखों से आंसू की हालत को देखकर बह निकले थे। इसकी आंखों में चमकती नमी देखकर वो अपने चेहरे पर आंसू का कतरा देकर अशनाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जो इसे देख रही थी वो धक रह गई थी। इसे ऊंचे लंबे मर्द की आंखों में आंसू से इसे लगा इसने बेख्तियारी में ही सही देवताओं से शख्स को परेशान कर दिया, क्योंकि वो इसका बहुत ख्याल रखने लगा था। वो जब से यहाँ आई थी शख्स की निगाहों अपने लिए फिक्र और मोहब्बत देखी थी। इसे अपने आप पे गुस्सा आया था कि वो क्यों माजी का जिक्र करके इसे परेशान कर देती थी। अपने आप पर झुके इसको देखा तो पीछे होती उठ बैठी थी। इसे पता था कि वो इसकी तबीयत देखकर परेशान हुआ है और अपनी सिमतों पर आई थिंक समात पर वो बहुत नदामत महसूस कर रही थी। और अब बहुत बदल गया था कि वो इसका शोहर तो बिल्कुल भी नहीं रहा था पहले की तरह इसका ख्याल रखने वाला। और इसे नरमी से सॉरी सुपरमैन सॉरी बोलकर इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों पर ले गई थी। आप मेरी वजह से परेशान है ना? नहीं, तुम्हारा हक है, तुम्हें शिकवा करना चाहिए इशू। तुम्हें मेरा गिरबान पकड़कर अपने जख्मों का बदला लेना चाहिए था। पता है, कभी कभी सोचता हूँ कि तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो कब की छोड़ कर जा चुकी थी। तलाक का लाहिदा से मुतालबा करती और कोर्ट के लाहिदा से चक्कर लगवाती। वो सही करती।
सच बात तो यह है कि हम जैसे मर्द छोटी उम्र और मासूम बीवियों पर रोब जमाना हक समझने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि इनका दिल भी है। हमें इनका खौफ इतना अट्रैक्ट करता है कि हम इनसे डराना तो हम जैसे कमज़ोर मर्दों पर फ़र्ज़ हो जाता है। हम खुद को हक पे समझते हैं। बीवियों को पर्दों में छुपा के रखने तक तो बात ठीक होती है कि किसी मर्द की नज़र इस पर ना पड़े, लेकिन ये नहीं देखते कि वो क्या समझ रही होगी। इस वफ़ादार बीवी का दम पर्दे से तो नहीं घुटता होगा, लेकिन पाबंदियों से तो घुटता होगा। मैं तुमसे शादी से पहले तो बड़ा ब्रॉड माइंडेड था। तुम्हें खुद शॉपिंग पर लेकर जाना, कभी तुम्हें ड्रेसिंग पर कोई तनकीद ना करना। शायद इस वक्त तुम सिर्फ मेरे लिए मेरी कज़न थी और तुम पर हक नहीं था। इस वक्त लगता था तुमसे ज़रा सा भी सख्त लहजा रखा तो तुम टूट कर रेज़ा-रेज़ा हो जाओगी। कोई दिल की बात, कोई फ़रमाइश नहीं करोगी। तुम्हारा रूठना मुझे तकलीफ़ देता था। लेकिन शादी के बाद फिर तुम्हें अपनी कैद में रखना शुरू हो गया। शायद तुम्हें तुम ज़्यादा प्यारी लगने लगी थी, इसलिए दिल में एक डर सा, में खौफ सा था कि तुमसे नरमी से बात की तुम खफा हो जाओगी, नाराज़ होकर चली जाओगी। जब तुम अपनी अहमियत जानोगी तो ज़िद करके हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करवाओगी। फिर ज़रा सी लड़ाई पे तुम रूठ कर अलहदा हो जाने की ज़िद करोगी। इस डर की वजह से खुद से खफा और तुम्हें तोड़ता चला गया। ये शायद तुम्हारी आला ज़रफ़ी है। तुम मुझे परेशान नहीं देख सकती, वरना मैंने तो हर हद पार कर दी। लेकिन इस अज़ीम ज़ात की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत, प्लीज़ सुपरमैन, बस अब मुझे कोई सफाई नहीं देंगे। मेरी फ़िक्र और केयर आपकी आंखों में नज़र आती है, इसलिए आइंदा हम दोनों में से कोई माज़ी को नहीं खरीदेगा। आज के लिए माफ़ी दें। ना आइंदा आप मुझे डांटेंगे और ना ही कोई रूड बिहेव से बात करेंगे। बस की बात टोकती बात कहती चली गई थी। ओके सोचम, लेकिन लास्ट टाइम सॉरी फॉर एवरीथिंग। वो इसकी बात सुनता मासूम से लहजे में कहता, कानों पे हाथ रखे थे। फिर से सॉरी वो खूफी से कह दी, थोड़ी सी ऊंची होती इसकी कुशीदा पेशानी पर लब रख कर इसको इनमोल कर गई थी। वो इसके गले पर बाजू डालकर बड़े मान से इसके सीने पर सर रख गई थी। रशनाल ने झुककर इसके माथे को छू कर जोर से इसे अपने आप में पीछा था। वो कंफर्टर अपने और इसके ऊपर ईजी होकर लेटा था। इसके बालों को सहलाने लगा कि वो सो जाए, और इसकी उंगलियों की लिमत से वो सच में नींद में चली गई थी। और फिर वो इसके सोए चेहरे को देखकर सोचता रह गया, औरत इतने ज़रफ़ वाली कैसे होती है। औरत अगर संवारने पर आ जाए तो मर्द की ज़िंदगी संवार देती है, लेकिन अगर तबाह करने पर आए तो इसकी नस्लों को तबाह कर देती है। ऐसा सबक छोड़ के जाती है कि इसकी नस्लें वो सबक याद रखती हैं। लेकिन वो जान गया था, ये औरत बहुत ही अजीम थी, जो न सिर्फ इसे माफ़ कर चुकी थी बल्कि इसकी संगत में रहने को तैयार थी। जिगर यार, तेरी बाइक की कीज अंदर पड़ी हुई हैं। वो रात 12:30 बजे प्रोग्राम करके माइक सिस्टम को समेट रहा था। इनकी तारों को ऑफिस में उलझाए के कवर करता उठा ही था जब इसका दोस्त अहमद आया था। वो इसको चाबियां इसे थमाई थी। तू घर के लिए निकल रहा है तो मुझे भी साथ ले चल। क्यों, मेरी गाड़ी सुबह खराब हो गई थी, लोकल पर आया था। अहमद ने इसको चीज़ें समेटते देखकर कहा था। जहाँ स्टूडियो के लिए सब चीज़ें समेटी जा चुकी थी, मगर वो अभी भी न्यूज़ कास्टर इनके कुलीग सुकून से बैठे हुए थे, जैसे इनका ठिकाना यही हो। तो इतनी तहमीदें क्यों बांध रहा है? चमचाबाजी, खुद जाऊंगा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। बस इसको पैक कर लूँ, फिर चलते हैं। चल अब। तकरीबन 5 मिनट वो कवर करता, लैपटॉप उठाता, इसे पकारता बाहर निकला था। हसनाल ने बाइक स्टार्ट की तो पीछे आ बैठा। वो मेन रोड पर निकले थे। अब हजूम सड़कों पर लोगों का कम हो रहा था। आज जल्दी खाना खाया है और बोल बोल कर ऐसा लग रहा है दिमाग नहीं पेट खाली हो गया है, इसलिए पेट में चूहे दौड़े हैं। अहमद जो बहुत खाता था बोले बगैर ना रह सका था। लगता वो हसनाल की तरह ही था। दोनों की फिजिक्स सेम थी। वो हसनाल की तरह बहुत ही हंसमुख इंसान था, जितना भी सीरियस रहने की कोशिश करता मगर प्रोग्राम के दौरान भी हंस पड़ता था। अब तो सोच रहा होगा बेटा कि मैं तुझे खाना खिलाऊं तो हरामी इंसान सोच ले मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, भूखा तो मैं भी हूँ, भूल भर कर तो सारी एनर्जी वेस्ट हो गई है, इसलिए खुद भी खा और मुझे भी खिला। हसनाल समझ गया कि इसका इशारा किसी रेस्टोरेंट की तरफ था, इसलिए हंसकर इसकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए थी और एक हाथ से हेलमेट सेट किया था। कमीना इंसान है, एक नंबर का। मैं तो मासूम सा चेहरा छांट बंदा हूँ। इसलिए तुझे क्या कह रहा था, तुझे तो तेरी बीवी खाना खिला देगी। मेरी अम्मा तो पहले लेट हो जाने पर 100 जूते मारेगी, फिर 2 रोटियां खाने की देगी। वो जानबूझकर दुखी आत्मा बन गया था। हाँ, बीवी तो मेरी 100 क्या लाख जूते लगाएगी मेरी वफा पे। इसके मुंह से बीवी का नाम सुनकर इसने लब पीस लिए थे और बाइक की स्पीड तेज की थी। चल यार, छोड़कर घर ही खा लूंगा। हर चीज बंद ही हो रही है, वैसे भी माँ की डांट और खाना दोनों खाने का अपना ही मजा है। वो हंसकर कहता इसके कंधों पर हाथ रख गया था, जबकि हसनाल का मूड ऐसा ऑफ हुआ कि फिर कोई बात नहीं, संजीदगी से बाइक चलाने लगा। हालांकि भूख इसे भी बहुत लगी हुई थी। वो इसे इसके घर के बाहर छोड़ता, खुद बाइक की स्पीड तेज करता घर की तरफ रिटर्न लिया था। वो बिना कदमों की छाप लिए रूम में आया, लैपटॉप पर टेबल पर रख शूज उतारता, फ्रेश होने चला गया था। फ्रेश होकर टॉवल से बाल सुखाता बेड की तरफ आया था। आगे वो सो रही थी। जब वो आया था तो इसकी तरफ ध्यान ही दिया, मगर अब
पूरी तवज्जो से देखा था। बिखरे बाल और उलझे हुलिये में कंफर्टर ताने पेट पर हाथ रखे सो रही थी। वो लगी इतनी मासूम रही थी कि वो कोई बात जहन में रखे बिना दिन भर की थकन के बावजूद उसके करीब बैठ गया था और उसके नक्श को असबर करने लगा था। वो भूल गया था कि इसने कितनी गलत बातें की थी। वो भूल गया था कि वो वक़ार को पसंद करती है। वो भूल गया था कि इसे कदम चाटने को कहे थे। याद रहा तो बस इतना कि उसके सामने थी और इसके लिए कितनी अहम थी। इसे याद रहा तो बस इतना कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो झुककर एक किस्म की बेहोश पड़ी मिनाल को नाक पर लब रख गया था। बाबा कुछ देर इसे महसूस करने लगा। वेट, बाबा कहाँ से आ गया? आई थिंक वो आना है। तुम मेरा वो सुकून हो जो मुझे बेसुकून कर देती हो, वो इस पर झुके कह रहा था। कुछ पल इसको देखते इसके कंधों के दोनों तरफ तकिए पे हाथ रखकर वो इसके भूरे बिखरे बालों को देखता रहा। फिर झुककर नहायत अकीदत से वहाँ होंठ रखे थे। इन बालों से इसको इश्क था। वो बेख्तियार होने लगा, मगर फिर दीवार पर लगे हथौड़े की तरह इसकी बातें इसे वहशतों में धकेल गई थी। वो पीछे ऐसे हुआ जैसे किसी गर्म चीज को छू लिया हो। इसे अपनी बेख्तियारी पर गुस्सा आया था। इसके अंदर अजीब सी झुंझलाहट सी उतरने लगी थी। इसके अंदर गुस्सेले तासरात उठने लगे थे। ए उठो, मुझे खाना ला कर दो। इसे इसका सुकून हजम नहीं हुआ था। इसे झंझोड़ कर रख दिया था, मगर वो फिर भी ना उठी थी। वो उठती भी कैसे? नींद की गोलियों का जानदार असर था जो समीना इसे दूध में या खाने में देती थी। मिनाल उठो, मैं कह रहा हूँ हरी अब की बार जोर से बाजू से पकड़कर इसे उठाया था। इसके सख्ती से झंझोड़ने और बाजू से पकड़कर उठाया था। क्या है? वह ये कहकर 5 सेकंड के लिए आंखें खोलती फिर से आंखें मूंद चुकी थी। उठकर मुझे खाना दो मिनाल। हसनान ने अब की बार इसे कंधे से पकड़कर बिठाया था और इसकी ऊंची आवाज सुनती आंखें खोलकर फिर एक लम्हे के देखा और फिर इसके कंधे पर आ गिरी थी। इसके सारे बाल इसके मुंह पर गिरे थे। हसनान की इसकी इतनी गहरी नींद देखकर इतना गुस्सा आया कि इसकी कमर पर हाथ रखकर खड़ा किया था। वो थोड़ी से आंखें खोलकर उठी, मगर इससे पहले वो जमीन बोस होती। हसनान ने इसे उठाकर बाजू के घेरे में लिया और इसे बेड पर लेटाया था। पहले इसका दिल किया जग पानी का इसके ऊपर गिरा कर इसको जगाया, लेकिन बकूल इसको अपने बच्चे की परवाह थी, इसलिए इसको फिर से बेड पर लेटाते कंफर्टर सेट करके खुद नीचे की तरफ गया था। भूख की वजह से इसका बुरा हाल था, इसलिए खाना खाने किचन में चलाया था। इसे अफसोस हो रहा था काश वह हैमर के साथ खाना खा लेता, लेकिन इस वक्त तो इस पर गुस्सा सवार था। लेकिन हॉट पॉट में रोटी देकर इसने सुकून का सांस लिया था। रोटी तो एक थी, लेकिन इसके लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। वो फ्रिज से सालन निकाल हल्का सा गर्म करके शुक्र करके खाने लगा था। फिर कैबिनेट से कॉफ़ी निकाल कर अपने लिए बनाकर लाइट ऑफ करता चला गया था। रुशनाल ऑफिस गया हुआ था। समीना बेगम अभी ऊपर गई थी। शाम का टाइम था। रुशनाल आने वाला था, मगर समीना बेगम को अपना प्लान कम वक्त में ही सुलझता दिखाई दे रहा था। समीना बेगम ने बहन को ऊपर जाते देखा तो इनके दिल में कमीनी सी खुशी हुई थी। इन्हें पता था वो अब लेट आएंगी, इसलिए दराज से पिस्टल उठाया और अलमारी से घर के डॉक्यूमेंट्स उठाए जो वो रात को आगा जान के लॉकर से निकाल कर लाई थी। उन्होंने सोचा था कि वो महज धमकी देकर घर अपने नाम करवा लेंगी, इसलिए दोनों चीज़ें दुपट्टे के नीचे दबाई और निकली थी। या अल्लाह, एक ये सूरत को हमारे सामने कर दे। बाकी जितने भी नावल के साइड कैरेक्टर को अपने सामने मांगा ना, बेशक मत देना। 2 थप्पड़ लगाने को दिल कर रहा है इसको। क्या मुसीबत है ये, इतना इस हद तक कोई गिर सकता है और कोई आता भी नहीं है जब ये काम करती है। कोई आके सुन ले। पहले जब होता था ना कि इंडियन सीरियल में जब वो कोई बात कर रहे होते थे तो कोई सुन लेता था या आधी बात ही सुन लेता था, चला जाता था। प्लीज़ कोई आधी ही सुन ले, लेकिन आ जाए। पता नहीं क्या मुसीबत है ये औरत। रिश्तों को 4 चीज़ें बड़ी तरह तबाह कर देती हैं: दौलत, गर्ज, अना और हसद। इससे रिश्ते तबाही के दहाने पर पहुंच जाते हैं। एक चीज़ भी इंसान के अंदर हो तो रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है दौलत होती है, जो बाकी 3 चीज़ों के लाने का सबब बनती हैं। दौलत की वजह से अना, कर्ज और हसद जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। दौलत ही भाई का दुश्मन बना देती है। असल फसाद की जड़ तो दौलत ही है ना। ना माँ देखती है, ना बाप देखती है, ना बहन भाई देखती है, और ना ही कोई और रिश्ता देखती है। वो हर चीज़ हर जज्बे पर गालिब आ जाती है। दौलत हर चीज़ को बुरी तरह मुतासिर करती है। यह रिश्तों को मार कर रख देती है, मस्मार कर देती है। इसी दौलत की वजह से रिश्तों की इमारतें कमज़ोर हो जाती हैं। ये सबको मारती है और आखिर में सिर्फ मौत ही इसका खात्मा करती है। अब पता नहीं वक्त वाला में दौलत का प्रचार रहना था या रिश्तों का, ये वक्त नहीं बताना था। वाह वाह। अभी एक एपिसोड पढ़ी है, बाकी अभी रहती हैं। कौन सी पढ़नी है हमने? 33 का पार्ट 1 पढ़ना है भाई। इसका एक और पार्ट बनेगा, लेकिन कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम सुपरमैन। अशनान ने इस 5वीं कॉल की जो इसने उठा ली थी। वालेकुम सलाम जोजम, क्या बहुत याद आ रही थी जो कॉल पे कॉल कर रही थी? हाँ, मैं ही पागल हूँ ना, आपको मिस कर रही हूँ। आपने तो मुझे याद करना भी गवारा ना समझा। अशनान इसकी बात सुनते शिकवा किए बिना ना रह सकी थी। सॉरी जोजम, ये तो आपकी अनायत है, वरना मैं अपनी इस नन्ही सी जान को मिस ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज मैं तो मीटिंग में बिजी था, अभी फ्री हुआ हूं तो फ़ोन देखा, आपकी कॉल लगी हुई थी। मैंने सोचा अपनी छोटी सी जान को कॉल करूं, मगर मेरी छोटी सी जान तो फिर खुद ही फ़ोन कर लिया। इसने सफाई दी थी। मैंने तो आइसक्रीम के लिए कॉल की थी कि आते हुए मेरे लिए आइसक्रीम लाइएगा। इसने मुँह बसोड़ कर लाड से कहा था। अच्छा, और कोई हुक्म मेरी जान? रुशनाल ने बहुत लाड से पूछा। इसके ये कहने की देर थी वो शुरू हो गई थी।
समीना बेगम अपने ध्यान में जा रही थी। असनाल जो किसी से फ़ोन से बात कर रहा था वो इसके पास से गुजरे से घूरा था। इनको ऐसे मशकूक सा जाता देखकर असनाल कन्फ्यूजन का शिकार हुआ था, लेकिन क्योंकि इनकी आंखों में अजीब सा सटपन था। वो चंद पल ठहर कर इनको देखता रहा, फिर कंधे झुकाता सीढ़ियों से उतर गया था। अगर इसे अपने होने वाले बड़े नुकसान की ज़रा सी भी भनक पड़ जाती तो वो इसकी ज़िंदगी में लफ्ज़ काश ना आता। वो आज घर पर ही था तो इसलिए माँ को देखता खाने का कहने आया था। समीना बेगम मुड़कर इसको देखते इशनाल के कमरे में चली गई। वह रूम में आई तो इन्हें इशनाल बेड पर बातें कर रही थी। डोर की आवाज़ सुनती उठ खड़ी हुई थी। बड़ी अम्मी आप? इशनाल ने हैरत से पूछा था, क्योंकि वो आने के मकसद से बेखबर थी। वो फ़ोन कान से हटाती परेशानी से कहती। दूसरी तरफ इशनाल को भी मतवज्जा कर चुकी थी। दूसरी तरफ इशनाल के दिल में खतरा बैठ गया था। इसे कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ था। बहुत उड़ लिया तुमने हवाओं में लड़की, अब तुम्हारा ज़मीन पे आने का वक्त आ गया है। कई चीज़ों का खात्मा ना करो तो वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, इसलिए कुछ करना है तो कर लो। वो बोली तो लहजे में भंगार थी। खाला का लहजा सुनकर इशनाल के दिल में डर बैठा था। इसने 2-3 दफ़ा इशनाल को पुकारा था, मगर दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। इसने माँ के नंबर पे कॉल की, फिर एक के बाद देख रहे, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसे पता होता तो वो ज़रूर इशनाल को कॉल करता, लेकिन इसके जहन ने काम करना छोड़ दिया था। वो हर चीज़ छुड़ाता वहाँ से निकला था। इतनी जल्दी में के फ़ोन पॉकेट में भी नहीं रखा था। वो कोई क्रश आई थिंक लिखा हुआ इधर नहीं था जो खुद को गायब करके इशनाल के पास पहुंच जाता, लेकिन इसने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करनी चाहिए थी। वो इसका सुपरमैन तो था ना, जो इसे इस हाल में बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। और वो तो इसकी ज़रा सी सख्त आवाज़ में सहम जाया करती थी, लेकिन समीना बेगम पता नहीं क्या करती इससे आगे। इसने सोचा ही नहीं था। घर में बैठी इसकी ज़िंदगी मौत के हाथों शिकस्त खाने वाली थी, ये सोचना इससे महाल हुआ था। वो भाग कर बाहर निकला था। जिगर सुन कहाँ जा रहा है, फुरकान की टक्कर हुई थी इससे, लेकिन इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वो जल्दी से वहाँ भागता निकला था। इसे ठोकर भी लगी। वो फिर से उठता कार के पास पहुंचा था। हवा के घोड़े पर सवार वो गाड़ी को स्टार्ट की थी। दिल से बेसाख्ता इशनाल की खैरियत की दुआ की थी। इसने फुल स्पीड रखी थी, बिना किसी हादसे की परवाह किए बगैर। छोटी मामा आप इनके पास हाथ में पिस्टल देखकर इसके चेहरे पर एक खौफनाक तासरात छा गए थे। वो हिलने के काबिल ना रही थी। मेरा यानी समीना बेगम का मुकाबला करोगी? हो क्या तुम 2 टके की लड़की? मनहूस कलमोही, तुम्हारे माँ पता नहीं कैसे खानदान से थी। कचरे के ढेर पर बैठती तो इसको लोगों ने दुत्कारना था। तुम मेरी शौकन की बेटी, मेरा मुकाबला करोगी? बख्त खानदान में तुम अपना वक्त जगाने आई थी। ये तैयार होकर शोहर की संगत में बड़ी उड़ती फिर रही हो। मेरी बेटी का होने वाला शोहर छीन लिया गाजिब लड़की। उन्होंने बाजू से पकड़कर इसकी कमर पर पिस्टल की नोक रखी थी। बड़ी अम्मी ये क्या कर रही हैं? इशनाल बुरी तरह गड़बड़ा कर रह गई थी। इस सदा की डरपोक लड़की के हाथ कांप रहे थे। वो तो पहले ही इनकी डसी हुई थी। इधर साइन करो। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स इसके आगे लहराए थे। इशनाल को लगा कि वो डाइवोर्स पेपर है। वो नफी में सरदाती पीछे हटी थी। नहीं बड़ी अम्मी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। मैं सबको बताऊंगी कि आपने ज़बरदस्ती डाइवोर्स पेपर। वो इनके हाथ में लहराते कागजात को खींचकर मरोड़ती बुरी तरह इनकी शेप को बिगाड़ कर रख चुकी थी। बदतमीज लड़की। समीना बेगम गजब से ढाड़ उठी थी। उन्होंने जिस हाथ में पिस्टल उठाया था इसको खींच कर मारा था। इशनाल के मुंह से सिसकी निकली। वो पीछे को गिरी थी। इसका सर घूम कर रह गया था। वो सर पर हाथ उठती चोटों पर काबू पाने की कोशिश करते वो तकरीबन नढाल हो चुकी थी। इसमें इतनी शक्कत नहीं थी कि वो उठ सके। वो चीख भी ना सकी। कोई भी इसकी मदद को ना आया। वो अपने अल्लाह को पुकार रही थी। और बहन चीख ले। जहाँ पे चलाना होता है वहाँ चलाती नहीं, और हीरो के सामने चलाने लग जाती हो अगर वो थोड़ा सा भी बाजू पकड़ ले तो। नाजुक गुड़िया कहीं की। करो साइन। वो इसके बालों को मुट्ठी में दबोचती वो कागज़ खोलती बोली थी। उन्होंने पेंसिल इसके हाथ में दबाई थी। वक्त वाला में सारा किस्सा तो दौलत का ही था। दौलत ने अखलाक को, जहन को, अच्छी सोच को, आला तरबियत को मसीह कर डाला था। दौलत के लालच में अपनी बेटी को नशा और दवाइयाँ देकर सुलाया हुआ था, और इनकी सगी बेटी थी। दौलत ने इनकी अकल स्लिप करती थी। इशनाल गाड़ी से उतरा, तेज रफ्तार भागता वक्त वाला में दाखिल हुआ था। इसने हर चीज़ को नजरअंदाज किया। भागकर सीढ़ियों पर कदम रखे थे। इशनाल जो नीचे सोफे पर लेटा हुआ था, भाई को भागते देखकर गड़बड़ का एहसास हुआ तो वो उठा था। वो चलता अपने रूम के बाहर आया। दरवाजे को पाँव से खोला तो जमीनों आसमान लटक कर रह गए थे। वो इस पर पिस्टल ताने, कोई पेपर रखे थी, कुछ करवा रही थी। खाला इशू ये कहते वो चीखा था। छोड़े इसे। वो भागकर इनके पास आया जो उठ खड़ी हुई थी। इनके हाथ में पिस्टल चूंकि तू थी। इशनाल इनको देखती इनको धक्का मारते पीछे हटी थी। छोड़े इसे, ये क्या कर रही हैं आप? बहुत हड़बड़ा कर रह गया था। इशू को जमीन पे देख करके इसका खून खोल उठा था। वो इशनाल को देखती हड़बड़ा कर रह गई थी। इशनाल आगे बढ़ा, इनसे पिस्टल छीनना चाहा। उन्होंने पिस्टल जैसे ही इशनाल की तरफ किया, इशनाल ने इनको वो वाला हाथ दीवार की तरफ मोड़ा था। ठाक के आवाज पर इशनाल जो इसका पीछा करता वो दरवाजे पर खड़ा साकित था, मामले को समझने की कोशिश में था, लेकिन इसको देर हो गई थी। इनका दूसरा निशाना खता नहीं किया था। इनसे पिस्टल छीनने के चक्कर में हल्कान गोली इशनाल के वजूद को आर पार करती चली गई थी। समीना बेगम भी फायर के आवाज सुनती सीढ़ियों से नीचे उतरी थी। माँ थी, पता भी नहीं था कि वो क्या हुआ है नीचे, लेकिन इनकी टांगें जवाब दे चुकी थी। दिल में घबराहट होने लगी थी। भाई। इशनाल भाग के इनके पास नीचे जमीन पर बैठ गया था।
अशनाल जो मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी, रुशनाल के जिस्म से खून निकलता देखकर इसके वजूद में हलचल हुई थी। वह नीचे के पास जमीन पर गिरने वाले अंदाज में बैठी थी। सुपरमैन ये क्या कर दिया आपने? आप तो ऑफिस थे ना, आप कैसे आए? वो इसके गाल को तपकती पागल होने को थी। जो बेहोशी में जा रहा था वो आंखें खोलकर फिक्रमंद से इसको ही देख रहा था, जैसे इसके जाने के बाद इसका क्या होगा। जिस बात का इसको अजल से डर था वो आज पूरी होने जा रही थी। जिंदगी की आड़ में नीम थम पड़ती इसकी सांसें। इसके करीब बैठी इसकी मासूम बीवी को बेमौत मार गई थी। वो ऐसे बैठी थी जैसे आज सब कुछ खो देगी, और वो इसका सुपरमैन जिसने कहा था वो इसके लिए सब कुछ सबके सामने डट कर खड़ा होगा, इसने सच कहा था कि वो इसके लिए मौत से लड़ जाएगा। और झूठा तो हरगिज नहीं था, वो वाकई अपनी इशू के लिए मौत से लड़ गया था। एक इंसान जिसकी आंख से एक आंसू जिसकी आंख से निकला था अशनाल के लिए वो बाले जान बन गया था। इसकी मरती आंखों में सिर्फ और सिर्फ अशनाल के लिए फिक्र नजर आ रही थी। जिंदगी का नहीं पता, मगर मर गया तो इसका ख्याल रखना। इसने अल्फाज बहुत ही मुश्किल से अशनाल को कहे थे। इशारा अशनाल की तरफ था। आखिरी दफ़ा इसके हाथ थामने की कोशिश की थी, जिसका दिमाग इसकी हालत देखकर कोरा हो चुका था। अशनाल ने मजबूती से अशनाल का सर दुपट्टा हाथ थाम लिया था। तहमीना बेगम कमरे में आई, वो भी भागती वहाँ तक पहुंची थी। आगे का मंजर देखकर सीने पर हाथ रखकर पीटना शुरू हो गई थी। मिनाल जो गूंदगी में थी फायर के पास सुनती उछलकर बैठ गई थी। कुछ देर बाद मामले को समझती माँ की धमकी याद आई तो बाहर भागी थी। पहले कमरों में भागी देखती रही, लेकिन खाला की चीखों पुकार की आवाज़ आई तो वो भाग कर रूम में आई थी। लेकिन आगे का मंजर वहीं ज़मीन के बाद दरवाजे के साथ खड़ी बैठती चली गई थी। समीना बेगम ने इसके जिस्म से खून से निकलता देख इसके हाथ से पिस्टल गिर गया था। वो सोच भी नहीं सकती थी इनकी हसरत और दौलत के लालच में अपनी बहन के बेटे का नुकसान कर बैठेंगी। जी तो आखिर दौलत की हुई थी, वो कागज़ का टुकड़ा तो वही पड़ा रह गया था। भाई मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा भाई, आपका भाई आपको ज़िंदगी की तरफ लेकर आएगा, ये आपके भाई का वादा है। आप खुद इशनाल का ख्याल रखेंगे। वो इसको मजबूत बाजों में उठाने की कोशिश की थी। इसने फ़ोन से एम्बुलेंस को कॉल की थी। अशनाल ने अशनाल को एक नज़र देखा था, जो सकते में इसको हाथ थामे बैठी थी। इसने शर्मिंदगी से नकाज रही। वो फटते दिल को काबू करते बेसाख्ता इस छोटी सी लड़की को देखा तो रंजोखा और मिलाल में इजाफा हुआ था। कुछ पल में एम्बुलेंस आ गई थी। बाकी सब तो होश खो चुके थे, लेकिन एक अशनाल था जो इस वक्त सब्र का दामन हाथ में थामे हुए था। इसने माँ को तसल्ली दी, सबको खुद संभाला था। अशनाल का हाथ रुशनाल के हाथ में था, जो इसके लिए जाने की वजह से छूट गया था। रुशनाल को नीचे ले गए थे। अशनाल भी इनके पीछे निकला था। निकलते वक्त एक चुभती निगाह मिनाल पर डालना ना भूला। तमीना बेगम अशनाल को गिरते पड़ते कदमों से ले गई थी। पीछे समीना बेगम इधर ही इस कागजात को देख रही थी जिसके ऊपर पेन पड़ा था। जी तो आखिर दौलत की हुई थी, वो कागज का टुकड़ा तो वहीं पड़ा रह गया था। जिंदगी दौलत के पीछे हार रही थी। ऐसा साथ मर चुके थे। गोली लगनी किसको थी, लग किसको गई। नसीबों का खेल था। मुकद्दर तो तबाह पड़ा था। सब हार गए थे। इस हादसे से सब टूट गए थे। पेशेंट के साथ कौन है? वो 1 घंटे से टहल रहा था। इमरजेंसी रूम बंद पड़ा था। सब एक सीनियर डॉक्टर निकल कर बाहर आया। सगीर साहब भी सीधे हॉस्पिटल आए थे। पता है हमने पिछले वाला सीन क्यों तेज पढ़ा? क्योंकि वो सीन ही ऐसा था, अगर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते तो वो वाला फील नहीं आना था, इसलिए हमने तेज पढ़ा। अब आहिस्ता पढ़ेंगे। सगीर साहब भी सीधा हॉस्पिटल आए थे। साथ ही में आगा जान भी थे। वो किसी बड़े हॉस्पिटल में आगा जान को डॉक्टर के पास ले गए थे। आगा जान की ECG होनी थी। जब अशनाल ने फ़ोन पर इनको हकीकत से आगाह किया था और हर चीज़ को छोड़ते छड़ाते वहाँ से निकले थे। जी मैं पेशेंट का फादर हूँ। वो ठीक तो है ना? उन्होंने किसी खदशे के तहत पूछा। देखें सर, ये पुलिस केस है, हम मज़ीद कुछ कह नहीं सकते। पहले आप काम करें, फिर हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने चेकअप नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने गोली निकाल दी है। लेकिन इनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। खुद को काफ़ी खून बह चुका है। मज़ीद अभी कुछ कह नहीं सकते। हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, आप अपना काम सर अंजाम दें। लेकिन डॉक्टर साहब, पहले एक दफ़ा वो होश में आए गए तो भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकेगी ना? सगीर साहब ने असल वजह बताई थी। फ़र्ज करें अगर वो स्टेबल ना कर सकें मोहतरम, तो फिर क्या होगा? लेकिन आप परेशान ना हो, हमारी कोशिश जारी है। वो डॉक्टर इनसे मुसाफा करता इनके कंधों पर थपकता अंदर चला गया था। क्या कह रहा था डॉक्टर? आगाजान उठते इन तक आए थे और सगीर साहब से पूछा था। आगाजान वो भी कुछ नहीं कह रहे। आगाजान आप बस दुआ करें। वो इन्हें थामते सीट पर बैठते बोले थे। वो खुद अशनाल को फ़ोन करने के लिए बाहर निकले थे, जो घर से अमाउंट लेने के लिए निकला हुआ था, ताकि इसे बता सके ये मामला पुलिस तक जाएगा और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो पहले तो घर का मामला सोचकर खामोश थे, लेकिन इतना बड़ा हादसा देखकर अब कुछ सोचने पर मजबूर हुए थे। तहमीना बेगम खुद परेशान थी, लेकिन वो अशनाल को तसल्ली दे रही थी। अशनाल आगाजान को देखकर इनके पास उठती, आगाजान के कदमों में बैठी थी और उनकी गोद में सर रख कर रोने लगी थी। वेट गुम हो गया, मिल गया। आगाजान की आंखों में बेआवाज़ आंसू निकले थे। वो इनके सर पर हाथ फेर रहे थे। पता है आपको आगाजान, उन्होंने कहा था कि वो मेरे लिए मौत से लड़ जाएंगे। देखें इस वक्त वो मेरी वजह से मौत के मुंह में है। काश मैं इनको कॉल ना करती, काश वो गोली मुझे लग जाती, काश मैं इनके आगे आ जाती। आगाजान, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ काश रह गया है और कुछ नहीं। आज अगर हो गया आई थिंक ये लिखा है, तो आगाजान मेरी मौत यकीनी है। इसके अलावा तो किसी ने मुझे समझा ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं दी। मैं
तो इनकी वजह से हूँ। अगर खुदा ना खास्ता रुशनाल बख्त ना रहे ना, तो आज ये रुशनाल बख्त की ज़िंदगी का बाब ख़त्म हो जाएगा। मैं मर जाऊँगी आगा जान, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे, मरने की उम्र तो मेरी है। अल्लाह तुम लोगों को ज़िंदगियाँ दे, सुकून दे। बस मेरा बच्चा इसके लिए दुआ करे। दुआएं रंग लाती हैं, जितनी शिद्दत से दुआ करो इतनी ही शिद्दत से तुम्हारा रब तुम्हारी सुनेगा। वो इसके सर पर हाथ फेरते इससे रास्ता बता रहे थे, जो रास्ता तो शायद अल्लाह का था मगर जरिया वो बने थे। उठकर इसकी ज़िंदगी के लिए दुआ मांगो बच्चे, वो इसे पुरसुकून करके भेज चुके थे। मिनाल ने जब से इस हादसे को देखा था वो भूल नहीं पा रही थी। वो वजू करती नमाज पढ़ने लगी। वो रुशनाल की नहीं बल्कि अपनी बहन की सुहाग के लिए दुआएं मांग रही थी, जो इसकी माँ ने छीनना चाहा था। हसनाल की बेतबार नज़रों को सोचकर इसका दिल बंद हुआ पड़ा था। हसनाल जो लॉकर से अमाउंट लेने आया था वो बहुत परेशानी में था, क्योंकि बाबा की भी कॉल पे कॉल आ रही थी। वो लॉकर से अमाउंट वाला लिफाफा लेकर पलटा तो मिनाल फर्श पर बैठी नमाज पे बैठी थी। बातों में हादी खुशो खुजू से दुआ मांग रही थी। इसके ज़ोर से अलमारी बंद करने पर इसने इधर देखा तो एक दम से उठी और इसकी तरफ पहुंची। हसनाल रोशनाल कैसे हैं, वो ठीक तो है ना? इस तक पहुंचते इसने बेताबी से पूछा था। हाँ, बाहर से ही सलामत ले आए हैं, कुछ भी तो नहीं हुआ इनको? क्या होना था, बस एक गोली ही तो लगी है। डॉक्टर ने चेक किया है और भेज दिया, और साथ में ये भी कहना नहीं भूले कि आप पागल हैं, इतनी छोटी सी गोली के लिए हॉस्पिटल आए। इसने इतने चुभते लहजे में तंज किया कि मैंने ने पल भर के लिए खामोशी पकड़ ली थी। प्लीज़ सही बताओ ना प्लीज़ हसनाल, मुझे टेंशन हो रही है। मैं तुम्हें कब से सच्चाई बताना चाहती थी, तुम्हें रास्ता रखना चाहती थी। टेंशन और मिनाल वक्त को जो सिर्फ टेंशन देना जानती है, इसे लोगों के दिलों से खेलकर, इनकी ज़िंदगियों से खेलकर टेंशन हो रही है। तुम और तुम्हारी माँ खुश हो जाओ, अपनी जीत की खुशियां मनाओ। पहुंचा दी तुमने इस मासूम लड़की को तकलीफ, वो पल पल जी रही है और पल पल मर रही है। सच्चाई अब कौन सी रह गई है? सच्चाई तो बता दी है तुमने। इसका जिक्र इस वाक़े की तरफ था जिसने इतनी तकलीफ से कहा था कि मिनाल ने आंखें मींच ली थी। वो इस वक्त भाई की तकलीफ में टूटा बिखरा पड़ा था। प्लीज़ बताओ तो सही, हुआ क्या है? डॉक्टर ने क्या कहा, क्या हुआ है? दुआ करो कुछ ना हो। कुछ भी नहीं। और एक पल के लिए रुका था। मैं ना दुआ करो कि तुम बच जाओ। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी कब्र इस कमरे में अंदर बनाऊंगा। ये वादा है हसनाल वक्त का तुमसे, और किसी को कानो कान खबर ना होगी। तुम्हारे इस इश्क व आशिकी के चक्कर ने तबाह बर्बाद कर दिया है। इसने इतने सख्त लहजे में कहा कि मिनाल फिर से खामोश हुई थी। और भाई पहले उसकी तो सुन लो। वही कहकर लिफाफा पॉकेट में रखकर निकलने लगा था जब फिर से हसनाल ने इसका बाजू पकड़ लिया। काश वो गोली मुझे लग जाती, सब वजह खत्म हो जाती, मेरी माँ की जीने की वजह खत्म होती। काश हसनाल में वहाँ होती। काश मेरी माँ को मेरी मौत के बाद ही एहसास हो जाता कि वो गलत है। मैं हराम मौत को गले नहीं लगाना चाहती, लेकिन अपनी माँ के खिताब का निशाना मैं बन जाती। इसके अगले अल्फाज हसनाल वक्त का दिल बुरी तरह से चीर कर रखे थे। वो मुड़ा था, इसका सता हुआ चेहरा इसकी आंखों में मरती जिंदगी को देखकर साकित हुआ था। इसका कमज़ोर सा हाथ अपने कंधे पर देकर वो चंद लम्हे ना हिल सका। वो कुछ कहने के काबिल हुआ था, लेकिन फिर भाई की बंद आंखों को सोचकर वो आंखों में गजबनाक तासरात लिए इसको देखा था। बाकी तुम सच कह रही हो, काश तुम मर जाती, हमारी जिंदगियों में सुकून आ जाता। काश इस निशाने पर तुम होती तो सारे फसाद की जड़ ही खत्म हो जाती। लेकिन तुम्हारी माँ और तुम्हारी एक दफ़ा हवालात की सैर तो बनती है ना। इतनी जिंदगी को उजाड़ कर तुम्हारी माँ और तुम खुश कैसे रह सकते हो? लेकिन एक बात याद रखना कि जब पुलिस आएगी तो माँ के बयान खामोशी से लिखवा देना। तुम कहोगी कि तुम माँ बेटी इस सारी वारदात में मुलव्वस थी। तुम्हारी तो छूट मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की माँ समझकर करवाऊंगा। इससे ज़्यादा तुम्हारी हैसियत दो कौड़ी की हो चुकी है मेरे आगे। अपने बच्चे की पैदा होने के तक का इंतजार है, फिर तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा। वो बोला तो लहजे में आके शोले थे। और मैं दुआ करूंगी कि मेरी ज़िंदगी में ये वक्त बहुत जल्द आए, तो मेरी बंद आंखों को देखकर भी कहो कि उठ जाओ। लेकिन काश इस वक्त मेरी आंखें ना खुले, सारे फसाद की जड़ खत्म हो जाए। वो शिकस्तगी से कहती इसको बुत बना छोड़कर चली, कुरान पाक हाथ में उठाए चली गई थी, क्योंकि वो जुदाई की बात करके इसके जीने की वजह ले गया था। बस सर छिड़कता, भाई को सोचता, बाबा को कॉल करता रूम से निकला था। हसनाल वक्त को काश पता होता कि इससे आखिरी मुलाकात है तो वो गुफ्तगू सोच कर करता। मिनाल ने तो लफ्ज़ों ही लफ्ज़ों में सच्चाई पावर करवानी चाहिए थी। इसने ये कभी नहीं सोचा था कि रब ने इनकी ज़िंदगियों में हिजर लिख दिया था जिसमें मिलन का वक्त मुकर्रर नहीं था। चलो, इसका साफ मतलब है कि भाई दुपट्टा साथ में रख ले, आंसू आने वाले हैं। मतलब साफ है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। हसनाल के जाने के बाद समीना बेगम जो हसनाल को घर आता देखकर छुपकर बातें सुन रही थी, वो खैरियत तो रुशनाल के मालूम करने आई थी, लेकिन इसके हवालात वाली बात सुनकर इनके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कमरे में गई, हर चीज़ बैग में डाली, सोना वगैरह रखा, और इसके निकलने के बाद मिनाल के कमरे में आई। मिनाल उठो, हमें निकलना होगा। वह हड़बड़ाती हुई इसके कमरे में आई थी। कर दिया बर्बाद मेरी ज़िंदगी, अब नहीं मिला आपको सुकून। मेरी बहन की तो शुरू से ही आपके पीछे पड़ी हुई थी। वो तकरीबन इनके करीब आती इनको झंझोड़ती हुई बोली थी, बात सुनो, इस वक्त जोश से नहीं हो से काम लेने का वक्त है। मेरे साथ चलोगी तुम? गोली लग गई होगी, हो गया किस्सा तमाम। अगर वो मर
मर गया तो पता है औलाद की सैर अब हम दोनों को करनी पड़ेगी, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। वो इसको पकड़ती पहले की तरह खुदगर्ज बन चुकी थी। आप कितनी खुदगर्ज औरत है अम्मी, काश मेरे पास कुछ वक्त होता तो मैं अशनान को बताती, मैं और वो एक ही औरत की ढसी हुई हैं जिन्होंने हसद की वजह से बचपन से महरूम कर दिया है, हमारा साहिबान छीन लिया, हमारी छत गिरा दी। वो बोली नहीं, चीखी थी, बकवास बंद करो, बहुत देर से सुन रही हूँ तुम्हारी बकवास, इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरे गले आ पड़ो, तैयारी पकड़ो मेरे साथ जाने की। वो इसे छोड़ देती लेकिन गुस्से में आकर जो राज उससे बताए थे इन पर पर्दा डालने के लिए वो सब कुछ कर रही थी कि मनाल सब कुछ सच सच ना बोल दे। वो इसलिए बोल रही थी, नहीं जाना आपके साथ, नहीं जाना इस खुदगर्ज औरत के साथ जो रिश्तों को अपमाल करती है। हर बार आपको कामयाब नहीं होने दूंगी, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, हर दफा आपकी नहीं चलने दूंगी, आज मैं ये तो खुद मार डालूंगी आपको। वो उठकर कोई चीज़ तलाश करने लगी। जब समीना बेगम ने बाजू से पकड़ के इसका नमाज स्टाइल दुपट्टा उतार कर बेड पर गिरा कर बाजू बांधे थे, वो बाजू बांधा तो वो चीखने लगी पड़ी थी। एक और इसका दुपट्टा तलाश करती इसका मुंह भी बंद कर चुकी थी। चलो, वो जब कर रही थी तुम उसे रोक नहीं सकती थी, प्लीज़ तुम वॉशरूम में जाके चुप जाती। हाय अल्लाह, वो अफसोस महज चंद पल का था। वो फिर से ऐसे ही जालिम सफाक बन चुकी थी। फिर इसे बाजू से पकड़कर उठा अपने कमरे में लाकर बैग उठाती रात के अंधेरे में निकली थी। ये भी नहीं सोचा कि वो इस रात के अंधेरे में अपनी और अपनी बेटी की ज़िंदगी अंधेर करने वाली है, क्योंकि वो चालाक ज़रूर थी लेकिन वो खुद भेड़ियों की जद में आने वाली थी। हैरत की बात है, किसी के लफ्ज़ों की वजह से, किसी के अमल की वजह से ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं और ये इंसान के लिए सिर्फ चंद पल के लिए अफसोस रहता है। वो इंसान भूल जाता है कि किसी भी जी नफस के साथ वो जो कुछ कर रहा है वो मकफ़ात अमल के साथ हो सकता है। देर ज़रूर होती है मगर अंधेर में वो खुदा ऐसे मकफ़ात अमल की चक्की में पीस कर रख देता है। खुदा जालिमों की रस्सी दराज ज़रूर करता है मगर वो जब खींचता है तो वही जालिम मुंह के बल गिरता है। अभी इस औरत का मुंह के बल गिरना वक्त आ गया था। और मिनाल का क्या होगा? ये ज़िंदगी है, मकफ़ात अमल है, यहाँ रुलाया है तो रोना तो पड़ेगा। अशनाल ने तो रो रो कर आंखें सुजा ली थी अपनी। काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजरा था। अशनाल दुआएं मांग मांग कर बाहर निकली थी। समीना बेगम तस्बीह उठाए पढ़ रही थी। इनकी ज़ुबान पर बस बेटे की लंबी ज़िंदगी का जिक्र था। काजान भी दिल ही दिल में दुआएं कर रहे थे। अशनाल परेशान उंगलियों से सर को मसलता एक तरफ खड़ा था और सगीर साहब अपने मामलों में उलझे हुए थे। इनको ऐसे बैठे मजीद देर गुजरी तो वही सीनियर डॉक्टर निकले थे। कंग्रेचुलेशन सर, आपके पेशेंट की जान अब खतरे से बाहर है, लेकिन होश में आने में अभी मजीद 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। तो अभी जब हम वार्ड में शिफ्ट करेंगे तो आप अपने बेशक देख लीजिएगा इनको। वो अशनाल के कंधे को थपकते प्रोफेशनल अंदाज में अंदर चले गए थे। अशनाल डॉक्टर की बात सुनकर वहीं हॉस्पिटल के फर्श पर सजदा रेज हुआ था। इनके ये अल्फाज थे या जिंदगी, वहाँ बैठे सब नफूस के लिए बेजान वजूद में ज़िंदगी डाल गए थे। डॉक्टर के अल्फाज सुनते अशनाल ने बेख्तियार रब का शुक्र अदा किया था। इसको ये अल्लाह का अपने ऊपर किया गया मौजा लगा था। जब मुकद्दर लिखने वाला हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है तो हमारे नसीब ख़राब कैसे हो सकते हैं। ओके, एपिसोड नंबर 34 पार्ट 1। इसके बहुत पार्ट हैं। ये सारे जो 794 800 पेजेस तक है ना, ये इसके पार्ट हैं। एंड पे आन के आई थिंक 35 के 2 पार्ट हैं, फिर ख़त्म नावल, यानी कि एक और पार्ट फिर ख़त्म। ओके जी, पढ़ते हैं। इसको मजीद चाचा के गांव आए 1 महीना हो गया था। ज़िंदगी ने एकदम से पलटा खाया था। वो यहाँ के माहौल की आदी हरगिज़ नहीं थी। अब ना सिर्फ रह रही थी बल्कि बख्ती अम्मा को काम भी करवा देती थी। बख्ती अम्मा ने कभी से मजबूर नहीं किया था कि फ़लाँ काम करो या फ़लाँ ना करो। वो गुस्से की तेज़ ज़रूर थी मगर दिल की बहुत साफ़ थी। शुरू के दिनों में वो बातों में इससे बात कर जाती जैसे अशनाल बुरी तरह हर्ट होती थी। बुरी तरह हर्ट होती थी। एक दिन इसे रोता देखकर ना सिर्फ इसे मनाया बल्कि माफ़ी भी मांगी। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मिनाल की खामोशी थी। वो कुछ भी कहती थी, वो आगे से कुछ भी नहीं बोलती थी। अब तो वो इस पर जान छिड़कती थी। वो अपनी खुशी की खातिर इनको बहुत सारा काम करवा देती थी। सुबह सवेरे नाश्ता वो खुद तैयार करती थी, जबकि वो मानो को स्कूल के लिए तैयार करती और इनके नाश्ता तैयार करने तक वो सारे सहन से सफाई कर लेती थी। सहन काफ़ी बड़ा था तो इसकी सांस फूल जाती थी, लेकिन अब इसने फ़र्ज समझकर बहुत सारे काम की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। तबीला बख्ती अम्मा खुद तबेला ना बख्ती अम्मा साफ़ करती थी। माल मवेशी का काम की सफाई बख्ती अम्मा ने इसे कभी नहीं कहा था। वो नहीं चाहती थी इस गुड़िया को बाहरी काम करना पड़े। वो इन्हें नाजुक सी मोमी गुड़िया लगती थी। वो तो जैसे हाथ लगाने से भी डरती थी कि कहीं वो मैली ना हो जाए। इनके बस में तो होता वो इसे कभी कोई काम नहीं करवाती, लेकिन वो खुद मिन्नतों से मक्खन लगाकर इनको काम करती थी। वो जानती थी कि वो इतने सारे काम करके थक जाती होंगी, क्योंकि मैं जी चाहता तो 2 या 3 दिनों बाद घर आते थे। वो अकेली सारा काम करती, घर को संभालती थी। मानो छोटी बच्ची थी, जिद कर जाती थी। बख्ती अम्मा कभी कभी इसकी जिद से तंग पड़ जाती, मानो ऐसी बच्ची थी जो प्यार ढूंढने की कोशिश करती थी। इसमें अपना आप नजर आया था, क्योंकि बातों ही बातों में बख्ती अम्मा ने इसे बताया कि हसन मानो के अब्बू की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। इसके बाद उन्होंने फिर बहू की शादी कर दी। मानो जब 1 साल की थी इस वक्त
करती थी। वो तो बेटी की वफात के बाद जैसे जिंदा लाश बन गए थे, लेकिन इनके मुस्कुराने की वजह सिर्फ और सिर्फ मानो बनी थी, जिसकी मुस्कुराहट कहकर और छोटी छोटी बातों से इस घर का आंगन खिल उठता था, क्योंकि वो बहुत शरारती बच्ची थी और मिनाल के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। अभी 2 दिन पहले की बात थी, समीना बेगम को पागल का बहुत शदीद किस्म का दौरा पड़ा था। वो हर चीज़ बुरी तरह बिखेर कर रखी थी। इससे कबल भी इसकी 1 महीने में वो कितनी दफ़ा इसको मार गई थी, और वो एक दिन घर से बाहर निकल गई थी। इसे अब शदीद किस्म का खतरा लायक हुआ था कि वो रात को कहीं निकल ही ना जाए, और इन्हें बांध भी नहीं सकती थी क्योंकि इसे तकलीफ होती थी। रात को वो इनके पास कमरे में सोती थी। वो दलिया बनाकर कमरे में आई तो वो गुमसुम से बैठी हुई थी। जब इसने दलिया इनके आगे रखा क्योंकि वो खाना नहीं खा सकती थी, वो इन्हें खिलाने लगी तो वो आगे से बुरी तरह हंसने लग पड़ी। मिनाल हक्का बक्का सीन को देखने लगी। इसी असना में उन्होंने इसके सर पर बहुत बुरी तरह अटैक किया था, जिस वजह से इसका नमाज स्टाइल दुपट्टा खुल गया था, और फिर वो जुनूनी अंदाज में इसके बाल खींचने लग पड़ी। इतने बुरे अंदाज से उन्होंने इसके बाल खींचे कि मिनाल से छुड़वाना मुश्किल हो गया था। वो खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा था। मिनाल के सर पर ठेसे उठने लग पड़ी थी। इसकी चीख निकली थी। इसकी चीख निकलने की देर थी जब बख्ती अम्मा भाग कर अंदर आई थी, और उन्होंने बामुश्किल इसे छुड़वाया, से खींचकर बाहर ले गई थी और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। वो बरामदे में आते ही इनके गले लगकर खूब रोई थी। इसका जिस्म कांपने लग पड़ा था। इस हालत में तो वो पहले ही खींची की चीज़ रहती थी, ऊपर से अब माँ की माँ ने इसे बिल्कुल याद मुआ कर दिया था। वो कांपती कांपती वहीं लेट गई थी। बख्ती अम्मा फिर इसे रूम में ले गई थी, क्योंकि वो अकेली बरामदे में इसे नहीं छोड़ सकती थी। मजीद चाचा काम पर गए हुए थे। वो दिन भर की खुद को घर के कामों में लगी रही और अपने टूटे बिखरे वजूद को लेकर लेट गई थी। ये दूध पत्ती पी लो, ताकत आएगी। वो लेटी थी जब बख्ती अम्मा हमेशा की तरह दूध का गिलास पकड़े इसको रूम में देती थी। मिनाल इनको देखती वो खुद कच्चा दूध पीती और मानो भी कच्चा पीने की आदत थी। एक दिन उन्होंने इससे दिया, लेकिन इसने इनकार कर दिया। उनके बहुत ज़्यादा असरार पर इस पर एक घूंट पे से उल्टी आ गई थी। अब वो इसे रोज़ाना दूध पत्ती देती थी। कभी कभी इसे पीने नहीं होता था। वो सहन में दरख्त के नीचे पड़े बिल्ली के बर्तन में डाल देती। बख्ती अम्मा इसकी तबीयत के पेश नज़र बहुत ख्याल रखती थी। इनको इस पर तरस आता था कि वो पागल माँ के हाथों बड़ी तरह निशाना बनी हुई थी। बख्ती अम्मा मानो को मेरे पास लौटा दे प्लीज़। वो इसके हाथ से दूध का गिलास लेकर जा रही थी जब इसने आहिस्तगी से पुकारा था, अपनी हालत देखो बच्चे, वो तंग करेगी तुम्हें। उन्होंने मुड़कर जवाब दिया था, नहीं वो छोटी बच्ची है, मैं इससे तंग नहीं पड़ती, बल्कि इसके वजूद से सुकून मिलता है मुझे, प्लीज़ लौटा देना। इसने मुल्तजिया अंदाज में कहा था तो उन्होंने मानो को आहिस्तगी से उठाकर इसके पास लेटाया और खुद बाहर चली गई थी। वो आहिस्तगी से मानो के सर पर हाथ फेरने लगी। इसके मासूम चेहरे को देखते इसके गाल पर प्यार किया था। वो सोते हुए किस्मसाई तो मिनाल ने आहिस्तगा से हाथ पीछे कर लिया कि वो जाग न जाए। मासूम भी लापरवाह थी। ये नहीं पता था कि माँ बाप के बगैर ज़िंदगी कैसे मुश्किल से गुजरती थी। उम्र का ये हिस्सा हर हसद, हर गर्ज, हर फिक्र से पाक था। इसे नहीं पता था कि माँ बाप का सर पर साया क्या चीज़ होती है। इसका मुश्किल स्कूल जाना, खाना पीना, मस्जिद में सपारा पढ़ने जाना और मिट्टी के घर बनाना, गुड़िया की रुखसती करना, और अभी ख्वाबों की ज़िंदगी में थी। उम्र बड़ी हो तो गम भी बड़े हो जाते हैं। इसका पाँव से बना मिट्टी का घर बना देखकर मिनाल के दिल में होक सी उठी थी। अब इसे अब घर के मायने समझ आए थे कि घर चीज़ क्या है आखिर। वह सोच कर झटकती सर पर हाथ रखकर आंखें मूंद गई थी। आंखों के बंद होते ही छम से हसनाल वक्त का चेहरा आंखों के सामने आया था। कभी गुस्सा करते, कभी मजाक करते, कभी सर्द रवैया से तो कभी नर्म रवैये से। वो जितना माजी से पीछा छुड़वाती फिर भी कोई ना कोई सोच इसके आगे किसी फन फैलाते नाक की तरह खड़ी होती। इस सोच की हर तार माजी से जुड़ जाती और इस तार का कनेक्शन जो ज़रा सा गलत हुआ तो इसे ज़ाबकुन तन्हाइयों में मुब्तला कर गया था, जिससे इसकी रूह में आबले पड़ जाते। वो इस शख्स को दूर कहीं पीछे छोड़ आई थी और अब पीछे मुड़कर वो देखना नहीं चाहती थी। हसनाल वक्त नामी बाब इसकी ज़िंदगी से कब का ख़त्म हो गया था। ये नहीं था कि उसे याद नहीं आता था, वो याद आता था, बहुत बुरी तरह याद आता था। वो इस शख्स को कम से कम अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती थी। भला हसनाल वक्त भी कोई भूलने वाली शय था? वो आंखें बंद करती तो वह शख्स इसे सोने नहीं देता। इसकी नींदों को बुरी तरह रोंद कर रख दिया करता था। अगर कभी भूले भटके नींद आंखों में बसेरा कर भी लेती तो वो ख्वाबों में लफ्ज़ों के जहर फेंकता हुआ नजर आता था। सोते जागते हुए इसके हवास मुख्तलिफ रहते थे। वो इसके लिए लाइलाज बन गया था। इस सितमगीर की यादें ही इसके दर्द की दवा थी। इसके कानों में हर रोज़ एक ही गूंज होती कि तुम और तुम्हारी माँ मेरे भाई की कातिल है। वह सोते हुए उठकर बैठ जाती थी और सोचों में पड़ जाती थी कि रुशनाल वक्त क्या पता जिंदा था या नहीं। ये सोचे हर वक्त एक अनजाने दर्द में मुब्तला रहती थी। वो कभी कभी सोचती कि बच्ची की पैदाइश पर इसको मौत आ जाए तो इसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, क्योंकि हसनाल वक्त के अल्फाज चाबू की तरह इसके दिल पर लगते थे। लेकिन फिर अपनी कोख में जन्म लेते इसकी निशानी का सोचकर इस्तगफार करती कि इसकी मौत ने इसकी औलाद के चेहरे से मुस्कुराहट छीन लेनी है, कि कैसे वह उसके बाद इसकी तरह कॉम्प्लेक्स सी ज़िंदगी गुजारेगा। इस रात वो किसी भी तरह रुक जाती, लेकिन इसने सोचा था कि हसनाल तो बच्चे की पैदाइश से इसे तलाक देकर जीने की आखिरी वजह भी छीन लेगा, इसलिए वो खामोश होकर माँ के साथ चली आई थी। स्याह तारकोल पर गाड़ी फराटे भर रही थी। रात अपने
पर बुरी तरह फैला चुकी थी। दोनों भाई अपनी खामोशी में उलझे हुए थे। आखिर इस खामोशी को रुशनान ने तोड़ा था। अब कहाँ लेकर जाऊँ बताओ। रुशनान बख्त स्टीयरिंग पर हाथ जमाए लंबी सड़क को देखते एक नज़र हसनाल बख्त के मुरझाए चेहरे को देखता संजीदगी से बोला, जो कि इस तारीकी की अमली तस्वीर लग रहा था। घर ले चलें भाई, और आप मुझे कहीं नहीं मिलेंगी, वो मुझे कहीं नहीं मिलेगी। मैंने इसकी ना कदरी की, खुदा की दी गई नेमत की ना शुक्री की है, तो वो मुझे कैसे मिल पाएगी। खुदा ना कदरों की को बहुत मोहलत देता है, लेकिन एक वक्त आता है इसे नेमत छीन जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हसनाल हाकम वक्त नाउमीद ना हो। इस रब ने हिजर लिखा है तो इसमें भी कोई मसलियत होगी। क्या पता इसने तुमसे मिनाल को क्यों छीनना है, क्योंकि तुम इसकी बाद में नाकदरी ना कर सको। रुशनान ने इसे समझाया था। जुदाई का ये रोग इसके चेहरे से नजर आ रहा था। वो दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। वक्त, पता नहीं ये वक्त कब तक में हमारा साथ छोड़ेगा। इस वक्त ने हमें कई का नहीं छोड़ा। पता नहीं ये नाम हमारे बाउजुदाद ने कैसे रख दिया है। ये जरूर पता के जाते कि नेक वक्त हैं या बदबख्त, हम सिर्फ वक्त नाम के ही हैं। देखिएगा हमारी बदबख्ती की मिसाल हमारी नस्लें देंगी। वो ये कहते कहते तंजिया हो चुका था। सोच समझ कर बोला करो, तुम तो दुनिया तस्खीर करने का इरादा रखते थे, अब अपने मुकद्दर पर रो रहे हो। रुशनान ने एक नज़र फिर इसके चेहरे पर नजरें ठहरा कर निगाहें विंडो स्क्रीन पर जमा ली थी। जिनके मुंह के आगे नाकाम और शिकस्ता मोहब्बतें ठहर जाती हैं ना, इनको फिर दुनिया भी बेसार और फीकी लगने लग पड़ती है। मैं आज दुनिया को तस्खीर करने की कोशिश करूँ ना तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी यादों की फतह हो जाती है। मैं अब दुनिया क्या तस्खीर करूँगा, क्या वो मुझे तस्खीर कर गई है। भाई वो सर से सीट पर टिकाए आंखें बंद कर गया था। फिर रुशनान ने कुछ कहना मुनासिब न समझा घर की तरफ टर्न लिया था। पहले ऑफिस, फिर इसके साथ मिनाल की तलाश, थकन इसकी आंखों पर डेरा जमा लिया था। वो अब घर जाकर आराम करना चाहता था। इसकी राइट साइड पर दर्द होने लगा था। रोज़ाना की बेपरवाही ने जख्मों पर से टाँके उधेड़ दिए थे। हसनाल भाई, आप ही का कुछ पता चला। वो सीढ़ियों पर उन्हीं के इंतजार में खड़ी थी। इसको रास्ता देते एकदम से पीछे होकर हर रोज़ वाला सवाल दोहराया था। वो सारे पत्ते ख़त्म करके गई है हसनाल। मैं रोज़ इसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बुरी तरह नाकाम हो जाता हूँ। ऐसे लगता है वो मिनाल ही मेरी ज़िंदगी की उलझी हुई पहेली थी, जिसे मैं जितना सुलझाता था वो इतनी उलझती जाती थी। वो मेरे साथ थी तब मैं बदसुकून रहता था, और अब वो मुझसे दूर है तब भी मुझे सुकून नहीं आता। वो ये कहते एकदम से चुप हुआ था। वो हर रोज़ की तरह नफ़ी में सर नहीं हिला सका, बल्कि दिल का दर्द बताकर कोट कंधों पर लटकाता शिकस्ता कदमों से चला गया। कितनी बदबख्त है हम दोनों बहनें भी एक दूसरे से मिल ही नहीं सकी। इसकी तसल्ली हमेशा की तरह अधूरी रह गई थी। वो अपने बेसाख्ता होने आने वाले उमड़ते आंसू साफ कर रही थी जब रुशनान ने कदम रखा था। वो भी बहुत थका हुआ लग रहा था। इसका आहिस्तगी से चलना बता रहा था कि वो बहुत थक गया है। वो चलता चलता इसके पास आ रुका था। अस्सलाम वालेकुम। इसको देखते चलती आंखों को सुकून मिला था। वालेकुम अस्सलाम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इसने इसके फीके चेहरे को देखकर किसी खदशे के तहत पूछा, और उसके हाथ से इसका बैग लिया था। इसको अपने लिए परेशान देखकर रुशनान ने एकदम से अपने साथ लगा लिया। ठीक तो तबीयत तो ठीक है, लेकिन कंधों पर मसल्स प्रॉब्लम हो रहा है बुरी तरह, और पेन भी बहुत शदीद किस्म का है। इसने गर्दन के पीछे हाथ रखकर थक्के से लहजे में जवाब दिया था। मामा बाबा कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रहे। इसने एक तायराना नज़र लाउंज पर डालते पूछा था, क्योंकि वो हमेशा नीचे ही होते थे मगर आज नहीं थे। वो आगाजान को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अचानक से इनका शुगर और ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, लेकिन बड़े अब्बू का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया वो ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी थी। ओह, तभी मैं कहूँ आज मेरी सोच मेरे हिसार में इतनी पुरसुकून क्यों है, वरना हर रोज़ एक ही ज़िद होती थी। प्लीज़ छोड़े मुझे, कोई आ जाएगा। इसने बिल्कुल इसी के अंदाज में कहा था। अच्छा, अब तो मुझे छोड़ें, मैं आपके लिए खाना गर्म करना है। वो प्यार से इसके बाल बिखेरती पीछे हुई थी, मगर रुशनान की गिरफ्त सख्त थी। मुझे भूख नहीं है। हसनाल ने कुछ नहीं खाया, इसके लिए खाना गर्म कर दो, मैं इसे खिला के आता हूँ। वो ये कहता है इसे किचन में ले आया था। आप पहले सुकून से बैठकर पानी पी ले, मैं गर्म कर देती हूँ खाना। वो इसे पानी का गिलास थमाती हुई बोली, और खुद काउंटर के पास जा खड़ी हुई थी। तो रुशनान ने सर टेबल पर टिका दिया था। कुछ देर बाद रुशनान ने खाना इसके आगे रखा, तो वो बाजू पीछे करता उठ खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद इसने खाना दिया, तो वो इसके लिए खाना लेता चला गया था। वो मिनाल के बारे में सोचती रह गई थी। वो 15 मिनट तो इसी सोचों में बीत गया था कि वो अब इसे मिल पाएगी या नहीं। जब इसके लिए चाय बनाने लगी, वो कुछ देर बाद वो 2 कप चाय के उठाते हुए वो ऊपर ले आई थी। कुछ देर बाद इसने खाना दिया, तो वो इसके लिए खाना लेता चला गया। वो मिनाल के बारे में सोचती रही थी वो, और 15 मिनट तो इसी सोचों में बीत गए कि अब वो इसे मिल पाएगी या नहीं, जब इसके लिए चाय बनाने लगी। और कुछ देर बाद 2 कप चाय के उठाते ऊपर ले आई थी। सुपरमैन। वो दरवाज़ा पुश करती से पकारती एकदम अंदर आई थी, मगर इसको बेड पर इस तरह शर्ट और बनियान से बेनियाज देखा जो कोई
सॉरी दुआ उठाए खड़ा था। वह एकदम मुंह फेरती साइड बदल के खड़ी हो गई थी। हद है आपसे भी, मतलब बंदा कुछ तो ख्याल कर लेता है ना। वो तब कर बोली थी, हाँ वाकई तुम्हें ख्याल करना चाहिए था कि तुम्हें डोर नॉक करके रूम में आना चाहिए था। यूं शतर बेमहार लड़कियों की तरह अंदर नहीं आना चाहिए था। रोशनाल ने इसे तपाने की गर्ज से कहा था। भूल गए हैं, ये याद करवाऊँ आपको, आपने ही कुछ दिन पहले कहा था कि जोजम आइंदा डोर नॉक नहीं करना। आप तो मेरे दिल की मलका हैं, बिना दस्तक के घुस आया करें। और वैसे भी मुझे क्या पता था आपने सलमान की तरह डोले निकाले होंगे। पता होता तो सारी रात नीचे बैठी रहती, ऊपर ना आती। और वैसे भी मुझे बॉडी की नुमाइश करने वाले मर्द सख्त जहर लगते हैं। वो इतनी गुस्सा हो गई थी कि साइड टेबल पर चाय के कप पटकती गुस्सा उतारने लगी थी। सही कैटरीना कैफ लग रहा है, कोई शहद मारोगी मेरे सर पे। इसके लाल चेहरे को मज़े से कहता वो चिढ़ाने लगा था। आप इतनी भी जालिम नहीं हो, सॉरी अब इतनी भी जालिम नहीं हूँ, इसने दुपट्टा सर पे करते हुए कहा था। रुशनाल को लगा वो एहतियाती तदाबीर बांध रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी जालिम हो। चलो और कोई चीज़ ना मारो, आँख ही मार लो। रुशनाल दर्द को नज़रअंदाज करता मसलसल इसे जी भर कर देखने की खातर बेतुकी बातें कर रहा था, जो इस परस्त की फितरत के खिलाफ था। अल्लाह पूछेगा आपसे, आप मुझे मासूम को तंग कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ नीचे, चाय पी लीजिएगा। वो यही कहकर जाने लगी थी। इसके ये कहने की देर थी जब रुशनाल ने इसके हाथ से दूसरा कप उठाया और ट्रे उठाती नीचे जाने लगी थी। बात सुनो, इसने सिर्फ कहा ही नहीं था बल्कि इसकी कलाई पकड़ी थी और अपने से कुछ फासले पर बिठाया था। बैठो यहाँ, मसाज करो मेरे कंधों पे। वो दुआ इसके हाथ में थमाता संजीदा होकर लेट गया था। वो लेट गया था जबकि शनाल दुआ को घूरने लगी थी। ये मुझे नहीं करना आता, आप खुद करें। वो साफ लफ्ज़ों में इनकार नहीं कर सकी थी तो इसने इंटरेक्ट कहा था। वो इस शख्स से घबरा गई थी। वो उठी खड़ी हुई थी। वो इसका शोहर था, ये काम करने में वो हिचकिचाती नहीं थी, लेकिन वो घबरा ज़रूर गई थी जिसका रिएक्शन अब रुशनाल देने वाला था। मुझे कोई शौक नहीं था, शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि जख्म की वजह से खिंचाव होगा। मैंने भी अनसुनी कर दी थी। अब ये वजह सामने आ रही है, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। ये कहते उठकर इसने वाइट बनियान उठा ली थी। मैंने इनकार तो नहीं किया, मुझे करना नहीं आता इसलिए कहा था मैंने, मैं कोशिश करती हूँ। वो इसकी बनियान पर हाथ रखती बोली थी और इसके पास बैठ गई थी। इसे लगा वो नाराज़ हो गया था। इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं। वो मुँह भी तो छोटी छोटी बातों पर बना लेता था। नो नीड एंड थैंक यू। इसने मुँह बनाकर इसका हाथ साइड पर हटाया था। अल्लाह जी, हो गई शुरू इमोशनल ब्लैकमेलिंग। वो गुस्सा हुई और बैठकर इसकी मसाज शुरू करने लगी थी। वो तुर्रम खान बनकर मसाज तो करने लगी मगर हाथों पर लर्जिश होने लगी थी। इसकी सांसों की तपिश और इसकी निगाहों का तलिस्म उसके काम को मुश्किल में डाल रहा था। वो थोड़ी देर खामोशी से करती रही, फिर हाथ धोने के लिए वॉशरूम चली गई। वापस आई तो वो कमीज़ पहनकर बेड के साथ टेक लगाकर बैठकर चाय पीने में मसरूफ़ हो चुका था। वो सर से दुपट्टा उतार कर आहिस्तगी से कम्फर्ट करती दूसरी साइड पर आकर लेट गई थी। इसके फेस एक्सप्रेशन देखकर इसे लगा कि वह नाराज़ है, इसलिए परेशान सी हो गई थी। मासूम सा चेहरा मुरझा सा गया था। वो तो इसकी मजबूत पनाह में सोने की आदत थी। क्या हुआ है, मुंह क्यों लटका हुआ है? अब तो बिल्कुल ठीक थी। वो चाय का कप साइड पर रखता इसकी तरफ खिसक आया था और इसके ऊपर झुककर बोला था, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही मुझे। वो सर मजीद बाजू में दिए बोली थी, आएगी भी कैसे, बुरी आदतें जो डाल दी हैं तुम्हें। वो इसके बालों से खेलता तिलस्म ज़दा लहजे में कहने लगा था, लगता है पछता रहे हैं। वैसे मैंने नहीं कहा था बुरी आदतें डाले मुझे। वो इसके हाथों को अपने बालों से परे करती गुस्सा हुई इसके बालों को खींचती हुई बोली। इन दोनों में सही टॉम एंड जेरी वाली हरकतें पाई जाती थी। लड़ते लड़ते ऐसे हो जाते जैसे दुनिया में मोहब्बत इन दोनों से शुरू हुई हो, और हंसते हंसते ऐसे मरने पर आमादा हो जाते कि नफरत का लफ्ज़ इजाद इनके लिए किया गया हो। 1 मिनट से पहले आना है मेरे पास तो ठीक, वरना मैं। वो जो दूर होकर बैठा था आधी अधूरी धमकी दी थी इसको। वरना क्या कर लेंगे बताएं तो सही। वो अब की बार रुख मोड़ती गुस्से से बोली थी। रुशनाल इसके पास फिर खिसका अब की बार एक ज़ोरदार बोसा इसके गाल पर दिया और इसे मुकम्मल बाजुओं के हिसार में ले लिया। रुशनाल साकत सी हो गई थी। वेट, अशनाल आई थिंक। इसका दिल धक धक कर रहा था। छोड़ें, वो इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी। वो ज़िद्दी हो जाती थी। अच्छा बताएं, आप क्या कह रही थी? कि मैं पछता रहा हूँ आपको गलत आदतें डालकर, और फिर कह रही थी मैं क्या करूँगा। वो फिर से इसे अपनी गिरफ्त में मजबूत करता हुआ बोला, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ जोजम, कर सकता हूँ। भूल गई हैं क्या वो कुछ गुजरे लम्हात मेरी संगत में जो आपने गुजारे? भूल गई हैं तो याद करवा दूं। और ज़िद क्या करना अच्छी बात नहीं होती, जैसे बालकनी पे की थी इस दिन की तरह। बह गया था ना, फिर किधर जाओगी? वो ये कहता झुककर इसकी नाक से नाक मिस करता पीछे हुआ था। उफ, बहुत बेशर्म है आप। वो इसकी बात का इशारा समझती सर से पाँव तक सुरख पड़ी थी। इसके मुंह पर हाथ रखती इसके पाँव पर पाँव मारती उठ बैठी। रुशनाल इसको देखता इसको अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया तो रुशनाल ना समझी से देखने लग पड़ी थी। तुम्हें नींद नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है, सुकून की ज़रूरत है और वो ये सुकून यहाँ से मिल सकता है। वो ये कहता इसकी गोद में सड़क कर लेट गया था। अशनाल ने फिर कुछ नहीं कहा। वो इसके घने बालों में हाथ फेरने लगी थी। वो शायद थका हुआ था या इसकी नरम उंगलियों के लिए इसका जादू था कि वो
यूनानी हुस्न रखने वाला शहज़ादा अचानक सो गया था। वो सोते हुए लगता ही इतना प्यारा था कि वो दीवानों की तरह इसे देखती, झुककर इसकी आंखों पर लब रख चुकी थी। वो ऐसे ही सोता रहा था। अशनाल वारफितगी से इसे देखने लग पड़ी थी। ये भी नहीं लगी कि वो जाग गया है। ये रात देखने का सिलसिला कब से शुरू हुआ है सोजम? आंखों में चमक मगर अंदाज सादा था। तो आपको देखने पर भी टैक्स देना पड़ेगा? वो जिद छुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझसे ले लो जितना लेना चाहो, मगर शर्त तो यह है यूं सोते हुए नहीं, बल्कि मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा करो। जोजम वो इसको देखते शरीर सा बोला था। वैसे मुझे उठा ही देती, थक गई होगी, लेट जाओ। अब इसने फ़ोन उठाकर टाइम तो देखा तो 10:30 बज रहे थे। अब सोते हुए लग ही इतने प्यारे रहे थे कि उठाने का दिल ही नहीं किया। इसने सादगी से कहा तो वो इसकी गोद से सर उठाता उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हैं हम? वो इसके यूँ अचानक उठने से घबरा गई थी। दर्द हो रहा था काफ़ी, इसलिए नमाज नहीं पढ़ सका। तुम सो जाओ। वो अपने कपड़े अलमारी से निकालता हुआ बोला। मैंने तो नमाज पढ़ ली है, लेकिन मुझे भी आपके साथ नफल पढ़ने हैं सुपरमैन। आपके साथ नमाज अदा करके सुकून मिलता है। वो फजर की नमाज हमेशा इसके साथ अदा करती थी। ईशा की नमाज इसके लेट आने की वजह से वो खुद ही पढ़ लेती थी। आज तो फिर जल्दी आ गया था। वो ये कहकर दुपट्टा उठाती उठ खड़ी हुई थी। ये तो अच्छी बात है, तुम बैठो, मैं तब तक फ्रेश हो लूँ। वो ये कहता बात लेने चला गया। वो वापस आया तो वो वज़ू करने चली गई थी। फिर इसने रोशनाल के साथ नफल पड़े थे और इसके कंधे पर सर रखा था। हम सफ़र के साथ तो इबादत करने में अपना ही लुत्फ़ था। इसने एक दिन सूरत रहमान की फरमाइश की तो अब वो इसे खूबसूरत आवाज़ से रोज़ सुनाता था। अशनाल की हर दुआ में बहन से मिलने की दुआ ज़रूर होती थी। अना, मैंने आज नहीं जाना मस्जिद ना। वो जो पहले इसे तैयार कर चुकी थी, अभी इसे छोटे से दुपट्टे का हिजाब करवा रही थी। इसकी ज़िद सुनकर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। मेरी मानो तो बहुत अच्छी बच्ची है ना, मस्जिद जाएगी ना? मस्जिद तो गंदे बच्चे नहीं जाते ना। आप तो अच्छी बच्ची हो ना, मस्जिद जाओगी तो अल्लाह आपको इतनी ज़्यादा चीज़ देगा। वो हाथों के इशारे से बाजू को खोलती इसे बता रही थी। अना, हाफिज़ जी तो कहते हैं अल्लाह जी बड़े हैं, तो अल्लाह से अदब से बात किया करो। फिर आप क्यों कह रही हैं वो चीज़ देगा? वो तो चीज़ देंगे, वो तो सबसे बड़े हैं। वो बख्ती अम्मा तो कहती है अल्लाह जी जहन्नुम में डालेंगे। मानो ये कहते उलझी हुई लग रही थी। और अल्लाह एक है, इसलिए अल्लाह को आप कहना कुफर में शामिल होता है और अल्लाह को तू कहने से सवाब मिलता है। मैं इसके जहन को आई थिंक आसान लफ्ज़ों में समझा रही थी। ओके, अच्छी बात है कि राइटर ने क्लियर किया है, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम सब भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। मुसलमान अक्सर के मतलब इज़्ज़त दे रहे होते हैं हम ऐसे कह के, जैसे उस बच्ची ने कहा था, लेकिन फिर वो जमा के मतलब वो जुमले में आ जाता है। तो अल्लाह तो वाहिद है ना, यकता है, तो इस वजह से। मगर इसकी दूसरी बात सुनकर सोचने लग पड़ी। इस छोटी सी बच्ची के जहन में अल्लाह का डर डाल दिया गया था, फिर भी वो मस्जिद नहीं जाती थी। दरअसल हम अपने बच्चों को अल्लाह से डराते हैं, इसे कभी मोहब्बत सिखाई ही नहीं जाती, तभी तो वो अल्लाह से दूर हो जाते हैं। इनके कच्चे जहनों में हम डर ही बिठाते हैं, इसलिए तो वो अल्लाह का हक़ अपने जहन में अजीब सा बना लेते हैं। अगर हम इनको अल्लाह से मोहब्बत सिखाएं ना, तो वो अल्लाह ही को दोस्त समझें। और खुदा की मोहब्बत तो फिर सब मोहब्बतों से बदतर होती है ना। जब आप जितनी हो जाओगी तब बताएंगी। वो रुमाली को दोनों हाथों से पीछे करती बहुत मासूमियत से बोलने लगी। जब आप मुझ जितनी हो जाएंगी तब आपको हर चीज़ की खुद ब खुद समझ आ जाएगी। वो इसे बता रही थी जब मोहल्ले के बच्चे हलीमा, सादिया और एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आए थे। मानो मस्जिद चलो, हाफिज़ जी मुर्गा बनाएंगे, कुछ देर में अपने साथ लेकर चले गए थे। बच्चों की बात से इसे याद आया कि मुर्गी और इसके बच्चे पिंजरे से बाहर निकालना है। इसने ओके, ये पता नहीं क्या लिखा है कि नीचे से हल्का सा पिंजरा उठाया तो वो कलाबाजियाँ खाते माँ के साथ निकल पड़े थे। वो कुछ देर इनको देखती झाड़ू उठाए सेहन की तरफ आ चुकी थी। मस्जिद से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आई तो इसने वक्त देखा था, 4:45 बज चुके थे। पख्ती अम्मा के चारा लाने से पहले इसने सारी सफाई भी करनी थी और हांडी भी बनानी थी। इसने सोचा था वह जल्दी जल्दी कर लेगी। हल्की हल्की हवा की वजह से दरख्तों के जर्द पत्ते सारे सहन में बिखरे पड़े थे। एक दफ़ा आगे होकर माँ को देखना मुनासिब समझा। आगे होकर देखा तो एक सादा सा पेज उठाया। आई थिंक इसके नोट बना रही थी। वो तासुफ से सर हिलाते पेज से जहन में आ चुकी थी। मिनाल सोचा कि इनके जहन से हर चीज़ खाली हो गई थी, कोई शायद इनको याद नहीं थी, लेकिन इनके जहन की खाली स्लेट पर लफ्ज़ दौलत का नशा अभी तक था और वो शायद मरने तक रहता। इसकी माँ हर चीज़ लेकर आई थी, जेवरात, पैसे और सबके सब चूँ के तू बैग में पड़े हुए थे। वो हाथ भी मुश्किल से लगाती थी। वो चीज़ें देख रही थी, इससे वहशत होती थी। इन चीज़ों ने इसकी खुशियाँ छीन ली थी, सुकून बर्बाद करके रख दिया था। इनकी वजह से सबका एतबार टूट गया था और सबसे बढ़कर हसनाल बख्त जैसा मोहब्बत करने वाला शोहर रूठ गया था। वो सहन से सफाई करने लग पड़ी थी। वो भी सफाई कर ही रही थी जब चूजे के शोर में जाने की आवाज़ सुनाई थी। वो चूं चूं कर रही थी। वो चूजा माँ से दूर अकेला था। इसने देखा था वो इसको इस चूजे के इर्द गिर्द घाट लगाए बैठा था। कौवा आई थी। वो उड़कर जैसे इसके पास पहुंचता, मुर्गी जो अपने 11 बच्चों को छोड़ती इस तक आई और गजब से इसके आगे लड़ने मरने को तैयार हो गई थी कि ऐसे
सॉरी कौवा ऐसे बैठा था, जब वो झिपट के फिर इसको मारने के लिए आगे बढ़ी थी तो वो डर के उड़ गया था। ठहरा सहमा सा चूहा माँ के पैरों के नीचे छिपने लगा था। इसको बेख्तियार अपनी माँ की याद आई, जिसने वकार जैसे कौवे और हसनारा जैसी झील से बचाया था। माँ तो माँ होती है, जैसी भी हो। इसकी माँ जितनी भी बुरी सही, मगर इसकी आबरू की खातिर इससे लड़ पड़ी थी। अभी तो इसने सोचा था, अभी तो इसके दुखों की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब इसने सब्र करना खुद पर लाजिम कर लिया था। ज़िंदगी की किताब में हर किस्म का चैप्टर शामिल होता है। हर सफ़ा नई दास्तान सुनाता है। किसी सफ़े पर खुशियाँ बिखरी होती हैं तो किसी सफ़े पर गम। अगर आज आपको किसी ऐसे चैप्टर का सामना करना पड़ रहा है जहाँ आपके पास सिर्फ गम ही गम है, तो यकीन रखें ये हालात सिर्फ वक्ती हैं। आप आज के गम पर रोने में इतना वक्त न लगाए कि सफ़ा पलटना ही भूल जाएं। यकीन करें अगले सफ़े पर खुशियां हाथ फैलाएं आपकी मुंतज़िर हैं। बस आपके मूव ऑन होने की देर है। जारी है, सॉरी मतलब जारी है। एपिसोड ये भी तमाम होगी, एपिसोड नंबर 34 का पार्ट 2, जो कि हम इंशाल्लाह कल रीड करेंगे। और पार्ट 2 के साथ इसके 5 पार्ट हैं, तो हम कल पूरी कोशिश में होंगे कि हम 4 एपिसोड रीड करें, क्योंकि इसके 5 पार्ट हैं तो 4 ही एपिसोड एक किस्म की बन जाती है। बल्कि सारा ही रीड कर देंगे कल, क्योंकि फिर बाद में बचेंगी कितनी 15-16, तो कोशिश करेंगे सारा रीड कर दें। 500 पेजेस तकरीबन हमने रीड कर दिए हैं, उसके बाद 300 बच जाने तो सारा रीड कर देंगे। यानी कि कल लास्ट पार्ट आएगा, उसके बाद आप लोग प्लीज़ हमें बताएं हम कौन सा नावल रीड करें। कुछ लोग कह रहे हैं रूह यारम पहले पढ़ा हुआ है तो वो ना रीड करें। खैर हमने रूह यारम नहीं पढ़ा कभी भी, और थोड़ा सा ही पढ़ा था और उसके बाद नहीं पढ़ा हमने उसको। हमें बताएँ मैं तेरा सरमाया हूँ पढ़ें या कुछ और पढ़ें, लाजमी बताएं। जो नावल लॉन्ग है ना ख़ास तौर पे वो बताएं, ताकि लॉन्ग हो अच्छा हो, हम उसे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ दें। हम भी बोर ना हो, आप भी बोर ना हो। जैसे कि ये नावल था, जैसे कि मैं तेरी आदत का हमारा एक नावल था, उसको भी पार्ट में पढ़ते हुए अच्छा लगा। फिर अगर एवरेज की बात की जाए ना, मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी एक नावल में, शिद्दत तलब बाय रोमैस और मैसानी पता नहीं उस लड़की का नाम क्या था, स्नेहा राइटर थी, तो उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन थी। वैसे अच्छा था आई थिंक। तो आप हमें लाजमी कोई बताएं, हम पढ़ देंगे, ठीक है। अब तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे और दूसरे चैनल पे भी अपलोड कर देंगे, डोंट वरी। एपिसोड 46 मिस्टर पोजेसिव की आज अपलोड करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि कर ही देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, आके मिलते हैं।